सर कैसे हैं आप? जी, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आज आप 2026 की प्रिडिक्शंस करने वाले हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, क्योंकि जैसे ही नया साल आता है सबको यही होता है कि जानना है क्या होने वाला है, क्या ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं, इंडिया में क्या होने वाला है। हम सभी को पता है 2025 काफ़ी भारी साल रहा है और अभी भी भारी ही जा रहा है। तो 2026 में बढ़ने से पहले, क्योंकि अभी 2 महीने और बचे हैं 2025 के, सर थोड़ा ये बता दीजिए नवंबर दिसंबर में 2025 में क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो इसमें ओवरऑल जो है, भारत की इकॉनमी के ऊपर जो बहुत बड़ा सवाल उठाया था ट्रंप ने कि हम्म। डेड इकॉनमी है, ज़ीरो इकॉनमी है, उस चीज़ का बूम एक तरीके से लोग उसको उल्टा करके दिखाएंगे। हम्म। मतलब बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एसएमई जिसको बोलते हैं, ये मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इन पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। बहुत बड़े लेवल पर बम्पर सेल होने की संभावना है। इस बात की हम्म। बहुत पॉजिटिव है ये वाले पार्ट। तो ये फेस्टिव एटमॉस्फेयर उस मामले में बहुत पॉजिटिव है। ओवरऑल देखें तो हमारे देश को, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। एट द सेम टाइम जो 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 डिपेंडेंसी थी बाहर की, मतलब स्पेसिफिकली जैसे हम देख रहे हैं, जब से जोहो ऐप्स के बारे में ना, हम्म। जैसे इन्होंने प्रचार शुरू किया, तो जब भी इन्होंने हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया और हमें ये लगा है कि हम डिपेंडेंट हैं किसी पर, हम्म। तो हमने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करी। तो एक बहुत बड़ा बूम इनका देखने को मिल रहा है अभी। राइट, आराताई के बारे में हम जी। सभी अब तो बहुत कॉमनली बात हाँ। करने लगे हैं, जो कि कल तक बिल्कुल पता भी नहीं था किसी को ब्रांड। इसी तरीके से जोहो मेल और बाकी सब चीज़ें भी साथ साथ चले, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट वहाँ से मिल रहा है। और इंडिया इस मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है। थोड़े दिनों में और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं इसमें अपने अपने ऐप्स लेकर आती हुई दिखाई देंगी। तो एक अपने इससे जो ओवरऑल जो ग्रोथ ये अगले फेस्टिव सीजन के बाद यहाँ, एक तो इकोनॉमी को ग्रोथ मिली, पर एट द सेम टाइम मौसम में थोड़ा गड़बड़ तो रहेगा रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पानी से रिलेटेड और जल से रिलेटेड समस्याएं बहुत गंभीर लेवल पर आने की चीज जो संभावना दिख रही है। खास तौर पे तमिलनाडु के एरिया में, जहाँ हम्म। पर जो तटीय एरिया है ना, तो वहाँ पर, या फिर जो उत्तराखंड इत्यादि, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो पुनः आ रही है और आ सकती है अभी भी। तो जैसी स्थिति अब तक हमने देखी थी, हालांकि इतना टाइम बीत चुका है, अभी तो हम बिल्कुल ठंड में हैं, हम्म। तो संभावना तो नहीं दिखती, बट फिर भी हमें लग रहा है, जो हमें हमें दिखाई दे रहा है, तो वो जो दिख रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी भी। तो मिनी जल प्रलय इसको मैं कह सकता हूँ, तो ऐसी संभावना दिख रही है। एक चीज़ और जो है, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है और करेगी। दिसंबर में आते आते आप देखेंगे कि यूएसए में एक बहुत मेजर जो है, वहाँ की स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल जाने वाला है। हम्म। उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा और सारे ओके। वर्ल्ड पे पड़ेगा। हम्म। तो जो स्टॉक मार्केट है बुरी तरह से फ्लक्चुएट करे, तो लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करे तो बड़ा ध्यान से करे। ओके। इस बात को अच्छा। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, गोल्ड के बारे में हम लोगों ने जैसे बोला था 1 लाख क्रॉस करेगा। देखो अब 1 लाख से अभी 1,22,000 के हाँ। आसपास है। अब ये 1.5 लाख तक जाने की उम्मीद है मार्च अप्रैल तक। ये ओके। जाएगा और आगे बढ़ेगा अभी। सिमिलरली जिसके साथ जो चांदी है, वो भी सेम बूम पे उसका जाने भी की। सर प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाएंगे दोनों सोने। देखो, लोगों को ना स्टेबिलिटी दिख रही है। जब बाहर की स्थिति इतनी ख़राब दिखती है ना कहीं लोग एक होप ढूंढ रहे होते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब डॉलर फ्लक्चुएट करेगा, हमने डी डॉलराइजेशन एक वर्ड यूज़ किया था हम्म। लास्ट टाइम, मतलब डॉलर पे लोग अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे, और वो होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे ही डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म होगी, तो लोग अपनी इंडियन रुपीज़ में या अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू करेंगे। उस सब का अल्टरनेटिव कोई तो कॉमन करेंसी होनी चाहिए ना, उस हम्म। सब का अल्टरनेटिव सोना है। जो हम्म। जो गोल्ड है, इसीलिए गोल्ड में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, और लोकल लोग भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कि एक स्टेबिलिटी है यहाँ पर। दूसरा जो है, ठंड जो है इस बार जो ओवरऑल है, वो एक्सट्रीम लेवल पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा। सर मतलब अभी से हड स्टार्ट हो गई है अभी वो। से स्टार्ट हो गई है, तो हड्डियाँ कपाने देने वाली जो ठंड है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पर आती दिख रही है। और ऐसे ऐसे एरियो में आप बर्फबारी देखेंगे जहाँ अभी तक कभी संभावना ही नहीं दिखी थी। मतलब राजस्थान जैसी जगहों पर भी कहीं ना कहीं जगहों पर थोड़ी बहुत बर्फबारी आपको दिखाई देगी। अच्छा। इवन पंजाब के भी कुछ एरियाज में जो थोड़े से हिली एरिया टाइप के जो होते हैं, या फिर जो एक्सट्रीम वो वेदर वाले, यहाँ पर आपको सब जगह पर बर्फबारी की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। एक जो और खतरनाक चीज़, जो खराब चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, इन चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के बीच में जो बहुत खराब चीज़ दिख रही है, अगले जो 70-80 दिन हुए हैं ना, यहाँ मतलब सोशल लेवल पर अनरेस्ट होने की, मतलब जो मजहबी दंगे इत्यादि होने की बहुत संभावना दिख रही है। हम्म।
और उसका विशेष रूप से जो केंद्र रहेगा वो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ये 3 तो मुख्य रहेंगे। कुछ अनरेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो पार्ट दिख रहा है वो वेस्ट बंगाल है, कि ओके। कुछ ना कुछ अभी भयंकर वाला अनरेस्ट जो है ना कुछ क्रिएट होगा वहाँ पर। नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में। यस, ये अभी के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये अभी और ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। मतलब जैसे जेनजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुए हैं ना कहीं उसका असर जो है इंडिया पर इस रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है, बहुत अलर्ट है, उनको पता है। अभी किसी न्यूज़ में भी मैं देख रहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठे, उन्होंने पूरी बटालियन बना ली है, ये जानते हुए कि जेनजी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को भड़काना उनके लिए बहुत आसान है। जो डीप स्टेट है अमेरिका का, बहुत डीपली मतलब एक्टिवेटेड है। देखो खुन्नस तो उनको है, हाँ। भारत से बहुत डीप अच्छे वाली खुन्नस है। उनको ये पता है कि कल तक जिसका नाम भी नहीं था, आज वो देश हमारे सामने ऐसे आंखें उठाकर खड़ा हुआ है ना, और झुकने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। ट्रंप ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, किसी भी लेवल पर हम नहीं झुके हैं, और आगे कोई संभावना दिखती नहीं। अब तो ये संभावना है कि वो झुक जाएगा। इस बात की पूरी हाँ। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप अपनी चीज़ों को बिल्कुल यू टर्न लेगा और वापस हमारी टर्म्स पे एक्सेप्ट करेगा चीज़ों को। देखो चाइना पे उसने फिर भयंकर टैरिफ लगा दिया, 30 पहले था, 100 और लगा दिया, 130%। पर चाइना को कतई असर नहीं होता दिखता, वो अपनी अपने लेवल पर चीज़ें करेगा। सिमिलरली अब इंडिया को, ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 2 कंट्री कैसे आंख में आंख डाल के देखते हैं यूएसए की। ओवरऑल जो ये सीन क्रिएट हो रहा है ना, ये हमारे जो हमने एक वर्ड यूज़ किया था पहले, हमने कहा था कि टोटल जो 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 हिरार्की है वो चेंज होगी, वर्ल्ड की हिरार्की है वो चेंज होगी। तो जो अपने आप को अभी तक नंबर 1 पे बैठ के देख रहा था अमेरिका, वो दैट विल नो मोर बी नंबर 1। उसके अलावा जो है, जैसे इंडिया अभी तक नंबर 3 या 4 पर दिखाई देता है इकोनॉमिकली या डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पर हम अपने नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ, एटलीस्ट नंबर 3, 2 और 1 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव बूम है डिफेंस सेक्टर में। तो इतना ज़बरदस्त बूम दिख रहा है ना, अगले 5 से 6 सालों में लगभग 10 गुना इम्प्रूवमेंट की चांसेस दिख रहे हैं, 10 गुना। यानी जो ब्रह्मोस जो हमने बनाई, सारी दुनिया में लाइन लगी पड़ी है खरीदारों की। ओवरऑल भारत देश के लिए बहुत पॉजिटिव है ना। इकोनॉमी जब एक तरीके, आज तक अमेरिका जो है सिर्फ अपने हथियार बेच के तो खा रहा है, हाँ। नंबर 1 जो इकोनॉमी बना पड़ा है। अब भारत का समय है, ये लोगों को ये दिख रहा है कि इतनी इकोनॉमिकल मतलब प्राइस में उन्हें इतनी पावरफुल चीज़ मिल रही है। ब्रह्मोस की पावर लोग देख चुके हैं, सिंदूर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन अब एक और जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो सिंदूर 2 होने की संभावना बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। 2025 में 2025 में तो नहीं, लेकिन 2026 के अप्रैल मई तक आते आते हो सकता है, उसके आसपास में, मतलब अप्रैल मई के आसपास में सिंदूर 2 की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान फिर कुछ गड़बड़ी करेगा। और इस बार चांसेस हैं कि या तो इसका ज़्यादा चांसेस तो खैर अभी भी वही जम्मू कश्मीर के हैं, लेकिन चांसेस हैं कि ये जो पंगा है, ये जो इनके साथ जो लड़ाई है, वो गुजरात साइड से भी हो सके। जो सर क्रीक करके जो जगह है, उस सर क्रीक वाली जगह पर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर भी हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी इसके ऊपर हिंट दिया है कि जरा पाकिस्तान सावधान रहे, ऐसा ना हो कि भूगोल से नाम ही मिट जाए। मतलब ये सुनने में आया ना, तो वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ग्राउंड लेवल पर भी है वो, यानी एक तो हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, जो हमें अब एंजेलिक लेवल पर दिखाई देता है वो बता रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पर भी उसमें बहुत ठोस रियलिटी दिखाई पड़ रही है। तो चांसेस हैं इस बात के। दूसरा, पॉल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाला है अभी दिल्ली और एनसीआर और बाकी जगह पर भी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो एकदम वेदर की हालत बहुत ख़राब होगी। तो वो सब लोग अपना सावधान रहें। मैं निवेदन करूंगा हमें आपके सभी दर्शकों से कि अपने आप को ज़रा बचा के रखें, और विशेष रूप से अपना भी और अपने बुजुर्गों का, बच्चों का, लेडीज़ का विशेष रूप से ख्याल रखें, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, है ना। तो ये एक मेजर चीज़ है जो हमें दिख रही है। बाकी 2026 के बारे में जो एक मेजर बात जो आगे है कि 26 एक होप का साल है। ओके। 2026 में बहुत अच्छी पॉजिटिव होप दिख रही है। सन का साल है ना, 202 और 6 को जोड़ा 10 बना, 2 + 2 + 6 है, 10 बना। तो 10 को जब जोड़ते हैं तो फिर 1 बनता है। 1 जो है वो सूर्य का साल है। अब सूर्य किस चीज़ के प्रतीक हैं? सारे ग्रहों का सेंटर पॉइंट है, सारे ग्रह उनके आसपास घूमते हैं, मतलब नेतृत्व का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। तो सन इस साल के अंदर 2026 में आप ऐसे ऐसे लोगों को फ्रंट पे आते हुए देखोगे जो अभी तक स्ट्रगलिंग मोड में थे,
सडनली राइज करेंगे लोग, ओके। और ये बहुत पॉजिटिव होने वाला तो है। ये होप दिख गई है ये होप दिख रही है, बहुत पॉजिटिव होप दिख रही है। ठीक वैसे ही जैसे एक तूफान के बाद फिर एकदम से शांति होती है ना, ये एक देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें शांत रहेंगी 2026 में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। पर ये है कि कंपेरेटिवली जितना झगड़ा हमने इस समय मंगल के समय में देखा, दंगल देख लिया। हर दूसरे दिनों में है ना, जो मंगल का दंगल सभी ने देखा है ना, तो हर 10-12 दिन में कोई बुरी खबर, हर 10-12 दिन में बुरी खबर। देखो मौसम के लेवल पर तो जरूर रहेगा, ये तो अभी भी इसमें कोई ना नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत दिखाई पड़ेगी। इस सेंस में पॉजिटिव होगा कि लोगों की राइज का समय है, तो जो लोग भी अब तक अपने आप को, जो सपने देख रहे थे, जो ड्रीम में थे, जो मन के अंदर, जैसे कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा था, कोई नया वेंचर सेटअप करना चाह रहा था, तो एक नंबर आ गया। अब एक नंबर न्यू बिगिनिंग का समय है। यानी अब तक जो 0 से 9 तक की यात्रा हमने करी, 9 के बाद फिर 10, यानी कि अब नया, पुराना टूटेगा और नया बनेगा। अब ये पुराना टूटने का और नया बनने का जो सिलसिला है, हर लेवल पर घटित होगा। इसको कहूँ स्पिरिचुअल लेवल पर, यस, लोगों में अवेकनिंग होगी, लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ेंगे। अभी भी तो आप देखो ना, स्पिरिचुअलिटी में कितना चेंज दिखा है। जो अब तक लोग बिल्कुल छुपे हुए बैठे थे किसी गुफाओं में या इवन हिमालयज में, अब देखो लोग कैसे ओपनली आकर बात कर रहे हैं अपने अपने टॉपिक्स के बारे में। हम कितने सारे प्रवचन सुन पाते हैं, है ना। सर स्पिरिचुअलिटी में तो एक शिफ्ट देखा ही है हमने, आई थिंक 1-2 सालों से यूथ में इतना चेंज आया है। अभी जो आया है, कुंभ हुआ है, महाकुंभ राइट, हुआ है, यूथ बढ़ चढ़कर उसमें यूथ आए हैं, पार्टिसिपेट हिस्सा किया लिया है, तो राइट बहुत अच्छा लगा देखकर। राइट। अब जो माघ का महीने में माघी स्नान होता है प्रयागराज में, ये भी बहुत बड़े लेवल पर जाएगा, देखना डबल या ट्रिपल भीड़ जुटने वाली है इस बार। जो 14 अक्टूबर के आसपास, 14 जैन के आसपास जो रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने वाली, अच्छे वाली। तो पूरे चांसेस हैं ये भी एक और यूथ बूस्टर हो जाएगा एक तरीके से। तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर बहुत बड़ा चेंज है। सोसाइटी में भी आप एक वैसा, जब मैंने पिछली बार मंगल के टाइम में मैंने बोला था कि रिश्ते बड़े टूटने की संभावना है, और सच में हम लोगों ने कितने खराब रिश्ते देखे हर लेवल पर, है ना। कंट्रीज़ के लेवल पर अमेरिका जैसा जो हमारा नज़दीक से नज़दीक दोस्त है, वो दुश्मन बन बैठा, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई ना। अब यही चीज़ें फिर जुड़ने की संभावना है। एक नंबर आ गया है, एक नंबर अवेकनिंग देता है। यानी कोई व्यक्ति या तो आपके साथ जुड़ा है तो वो और अच्छे से जुड़ा रहेगा, या वो सदा के लिए आपके जीवन से गायब हो जाएगा। ओके। मतलब एक चेंज ओवरऑल आप देखोगे। और कुछ लोग अभी जो मेरे से जैसे कंसल्टेशन लेते हैं पर्सनल, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई, जैसे कह रहे हैं कि मेरे परिवार में मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है, मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने और रुक जाओ। जनवरी से आपके जीवन में कुछ चेंज ओवर होगा। या तो वो व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए टिक जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अपनी गलतियों को दूर करके एक नई शुरुआत हो जाएगी, या वो सदा के लिए चला जाएगा। तो कहीं एक तरफ जरूर होगा एक ये चीज़। और दूसरी तरफ आप ये देखना, नए नए सेक्टर बूम करेंगे। जैसे अभी हमने कहा ना, एप्लीकेशन सेक्टर जो एकदम से डम पड़ा हुआ था, अब इसमें जो है ऐप्स आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिख रहा है। डिफेंस सेक्टर में चेंज, मैंने कहा ओवरऑल जो SME सेक्टर होता है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो होती है, इसमें बहुत बड़ा बूम दिखाई पड़ेगा। यानी जो ट्रंप ने आंख दिखाई थी ना हमारे भारत देश को, ये कहकर कि तुम्हारी डेड इकोनॉमी है, आज वही इकोनॉमी 6.5 6.8 की ग्रोथ रेट के साथ हम वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 है इस मामले में हम, है ना। कहाँ पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति है 3.2 पर है, और हम 6.8 के आसपास में जा रहे हैं। 3.2 मतलब वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कितना बड़ा चेंज ओवरऑल देखो। तो इंडिया के बूम का समय है। दूसरी साथ में सनातन धर्म की जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है ना इस समय में होगी, वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। ऐसी ऐसी जगहों से सनातन का नाम सुनने में आएगा जिन कंट्रीज में कभी नामो निशान नहीं था, वहाँ भी लोग, बहुत से कंट्री जो है कंट्री कन्वर्ट होंगे धीरे धीरे करके, आप देखना। तो ये सनातन के राइज का समय है। तो एक होप दिखाई दे रही है लोगों के लेवल पर, मन के लेवल पर। अच्छा, एक नंबर एंजेलिक नंबर कहें तो एंजेलिक नंबर में एक नंबर अगर रिपीट होता है किसी व्यक्ति को, इसका मतलब ये होता है कि जो सपने तुम अभी तक देख रहे थे ना, उनको साकार करने का समय आ गया। जैसे 11-11 बोलते हैं, जैसे 11-11 बोलते हैं। तो 2026 में समझो सपने साकार करने का समय है। तो जो व्यक्ति कुछ बड़ा करने की ड्रीम देख रहे थे ना, अब टाइम है, गेट रेडी। एंड जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक अभी 2 महीने स्टार्टिंग कर दो, हाँ, फिर 2026 में वो बूम हो जाएगा। बूम हो जाएगा बहुत, और नए नए चेहरे दिखाई देंगे।
एक चीज जो सूर्य के साथ जुड़ी हुई है ना, सूर्य फेम दिलवाते हैं, नेम एंड फेम दिलवाते हैं। आप देखना जो चेहरे अभी तक एकदम टॉप पर थे ना कहीं उनको डिमिनिश होता हुआ देखोगे, और जो नए नए चेहरे वहां पर अपीयर होते हुए देखेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स क्यों ना हो, और चाहे वो सेलिब्रिटी के लेवल पर, बॉलीवुड के लेवल पर, आप देखो नए नए चेहरे अपीयर होंगे। सेम क्रिकेट के लेवल पर बहुत बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। तो बहुत इस मामले में एक पॉजिटिविटी है, एक होप है। सूर्यदेव का साल है, मैं निवेदन करता हूँ सुबह उठ कर सूर्यदेव को भी से जल कर अर्पित करना शुरू कर दो। हमारी परंपरा में वैसे तो शुरू से ही है, पर अभी एक बार फिर गोल्डन चांस है, अब तो टाइम ही उनका हाँ, है ना। अगर करोगे तो ग्रोथ पाओगे, नेम एंड फेम चाहिए ना, है ना। तो सबको चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। तो सुबह उठ के सूर्यदेव को जल अर्पण करना, और साथ ही एट द सेम टाइम सूर्य गायत्री मंत्र के चैंटिंग के लिए सबको बोला जा रहा है, प्लीज स्टार्ट करें, बेहतरीन समय है भीतर मुड़ने का सूर्यदेव के सामने। अगर हमने उनकी ब्लेसिंग को पाया तो ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। ओके राइट। सर, जैसे आपने 2026 की प्रिडिक्शन आपने स्टार्ट कर दी है बतानी। सर पॉलिटिकल अगर हम उसमें देखें तो आप पॉलिटिकल की क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं 2026 की? 26 में एक चीज़ तो है कि देखो, मोदी जी के ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब आप 75 के हो गए हो, चले जाओ। ये सवाल विपक्ष तो चालू रखेगा। मोदी जी सेंसिटिव भी बहुत हैं इस मामले में, पर ये पक्का है कि अभी दूर दूर तक वो अनस्टॉपेबल हैं। कोई उनके सामने ना स्टैंड कर पाया है ना कर पाएगा। अभी 2026 तक तो बिल्कुल भी नहीं, 27 में भी ऐसा तो नहीं दिख रहा। 27 के मिड में जाकर हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हों, मतलब ये हो सकता है कि सत्ता शायद वो किसी और ट्रांसफर को। को अपनी पावर दें, इस बात की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पर 26 में तो ही इज़ अनस्टॉपेबल। अभी तो उनका समय है, अभी तो समझो कि वो अपनी पूरी पावर के साथ जमे हुए हैं, और जो विरोधी भारत का विरोध करेगा वो बुरी तरह से उसका चकनाचूर कर दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, बाहर के लेवल पर भी और अंदर के लेवल पर भी। मैंने अभी कहा कि अंदर के लेवल पर अनरेस्ट बहुत दिख रहा है। जैसे लेह लद्दाख में इतने झगड़े करवाने की कोशिश की गई, अभी बरेली में भी बहुत सारा असला पकड़ा गया है, बहुत सारा बारूद वगैरह पकड़ा गया है। अगर फैल जाता पूरे देश में तो क्या हालत होती, है ना। तो वो दबाने, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो उसको सप्रेस करने के, और फिर हम उसको हटा पा रहे हैं उस नेगेटिव चीज़ों को। आने वाले समय में भी ये दिख रहा है कि अगर कोई भारत में भी विरोध करेगा, सोनम वांगचुक जैसा, मतलब उसको भी अच्छे से हिसाब किताब उसका किया जाएगा। जो हमारे योगी जी वर्ड यूज़ करें, डेंटिंग पेंटिंग, तो वो डेंटिंग पेंटिंग होने की पूरी संभावना है। तो बड़े सावधान रहना ज़रा। जो लोग भारत के अगेंस्ट अंदर बैठ के या बाहर से अटैक करने की या और तरीके से अनरेस्ट फैलाने की जो पॉसिबिलिटी लिए बैठे हैं, उपद्रवी जिनको कहते हैं ना, तो अब ध्यान रखना, डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है। अभी तक तो संभावना ये है कि अभी तक तो वो उत्तर प्रदेश के ही सीएम है, और आगे पर अगर सेंटर में आ गए हाँ। तो फिर देख लेना, फिर तो अपना हिसाब किताब सभी कर लेना जरा अच्छे से। ये जरूरी बहुत है लोगों को समझाना। तो आगे भी दिख तो रहा है कि ऐसी समस्याएं तो बहुत दिख रही हैं, बट स्ट्रांग है गवर्नमेंट तो कंट्रोल कर लेगी, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। पर लोगों के लिए जागरूकता भी बहुत जरूरी है। और जो मतलब मोदी जी के लेवल पर तो किसी तरह की कोई वो प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं दिख रही, पर ये जरूर है कि चैलेंजेस हर तरफ बरकरार रहेंगे, विपक्ष कभी भी शांत नहीं बैठेगा। ये पूरी तरह से बाहर से फंडिंग हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी रहेगी। विपक्ष नए नए मुद्दे लेकर आएगा, बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठा रहेगा, बट फिर भी जो संभावना दिख रही है कि हम इस मामले में हम अनस्टॉपेबल हैं, और नए नए सेक्टरों में नए नए कंट्रीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखिए अभी यूरोप के साथ होने की बहुत संभावना बन रही है, होगा, मुझे दिख रहा है। एफटी, अगर एफटीए साइन हो जाता है तो इतना ग्रोथ होगा जो अभी तक ट्रंप जी ने सोचा भी नहीं होगा सपने में। मतलब जो अब तक ये सोच के बैठे होते ना कि हमने एक बार यूं किया तो भारत जो है ना घुटनों पर आ जाएगा, ये अमेरिका को घुटनों पर ना ले आए तो फिर हम भारत नहीं, लिटरली ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूरोप की हालत ख़राब है, यूरोप की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत डाउन जा रही है, 0.9% के आसपास अभी वो किया गया है एस्टिमेशन। इसकी संभावना और डाउन होने की है। यूरोप खुद अपने ही संकट से जूझ रहा है। देखो, तेल रशिया से आ रहा है, इंडिया में आकर रिफाइंड होकर यूरोप को ही जा रहा है ना। मज़ेदार बात, कमीशन कौन खा रहा है, खा कौन रहा है, ये इंडिया ही खा रहा है। ये हमारे भारत देश की ये स्ट्रैटेजिकली जो हमने पोजीशन बनाई है ना, ये बेहतरीन है। लोगों को भारत में एक होप दिखाई दे रही है। तो एक तो सूर्य का साल है, हम सूर्यवंशी कहते हैं अपने आप को, हमारा भारत देश सूर्यवंशी कहते हैं ना हम लोग अपने आप को, जी। सूर्य का ही साल है। तो सूर्य का साल होने का हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ओके। तो हमारी जो ग्रोथ है वो बूम करेगी ओवरऑल। बहुत बहुत इस मामले में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही सो है। आप कह रहे हैं ओवरऑल इंडिया के लिए 2026 बहुत अच्छा रहने बहुत वाला है। बेहतरीन है।
ये सही बात है कि देखो मौसम तंग करेगा, ये सच है, मौसम परेशान करेगा, अड़ोसी पड़ोसी भी तंग करते रहेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को शांत होकर बैठा रहेगा या अफगानिस्तान के तो फिर भी हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं। ये मतलब इन नेपाल में भी अनरेस्ट अभी पेंडिंग है। अभी ये मत समझिए वहाँ शांति हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है वहाँ पर शांति। सेम जो है अभी बांग्लादेश में भी शांति वहाँ पर भी नहीं है। फिर आप देखोगे कि वहाँ कुछ ना कुछ भड़काने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इसके अलावा जो मिडिल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो जो लोअर अमेरिका वाला जो पार्ट है, वहाँ पर भी, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी अनरेस्ट होने की बहुत संभावना दिख रही है। अभी तक तो शांत पड़ा हुआ है। और मिडल ईस्ट जो एरिया है, मिडल ईस्ट में तो हमेशा अशांति बनी ही रहेगी। ये कितना भी ट्रम्प कह ले कि मैंने शांति करवा दी है, वहाँ पर कभी शांति नहीं होनी, वहाँ पे बना ही रहेगा। और अगला विश्व युद्ध कभी हुआ तो मिडल ईस्ट ही उसका सेंटर बनेगा दोबारा से। तो इस बात की जो चांसेस दिख रहे हैं, चाइना फिर से कोई गलवान जैसी हरकत करेगा। कितना हम हिंदी चीनी भाई भाई कर लें, वो कभी भाई भाई नहीं हो सकते। उनका एक ही चीज़ पर फोकस है, अपने आप को एक्सपेंड कैसे करो। और भारत इस मामले में अब मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में है, और दिया भी है अब तक। अब अगर होगा चाइना ने, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि गलवान जैसी हरकत फिर करेगा वो, जो पहले की थी, और उसको मुंह की पड़ने वाली है, ये इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। सर जैसे आपने अभी चाइना की बात करी, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अप्रैल मई के आसपास पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो सकता है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या। देखो चांसेस तो यही है कि ये सिंदूर 2 फिर से रिपीट हो, और इस बार हुआ तो भयंकर होगा। मतलब भयंकर इस हद तक होगा कि अब हम बिल्कुल जो समझो पीओ के अब हमारी वाली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पर इतनी तुरंत होगा नहीं होगा ये एकदम से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पीओ के दिख तो रहा है कि पीओ के भारत का हिस्सा बन रहा है, कम से कम 2027 तक तो दिख रहा है। लेकिन अभी तुरंत हो पाएगा ये नहीं है। कि अभी है कि एक बार अच्छे से मुंह की खाएगा पाकिस्तान, ये बिल्कुल क्लियर कट है। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत दिख रही है, आपको वो करेगा? डेफिनेटली होगी, ये कुछ तो करेगा। और ये लड़ाई होने का पूरा लड़ाई होने के पूरे चांसेस हैं, भयंकर भयंकर। और ये सिंदूर 1 से सिंदूर 2 मल्टीप्लाई होगा, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल रिप्लाई होगा, इतना कि पाकिस्तान उसके बाद उठ नहीं पाएगा। जो बात यूज करे, देखो हमारे रक्षा मंत्री ने स्पेशली बोला है कि भूगोल से नाम तक मिट जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब वो जानते हैं, इतनी तैयारी तो है ना। हाँ। ये केवल हम प्रेडिक्शन के लेवल पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हाँ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, ये तो स्टेटमेंट है, ऑन न्यूज़ अवेलेबल है, तो उस बात की भी संभावना दिख रही है कि ये पंगा लेगा और बहुत बुरी तरह से मुंह के खाएगा। शांत तो नहीं बैठने वाला है कभी भी। ओके। तो सर जैसे अभी आपने मई अप्रैल की बात करिए, आप मंथ वाइज प्रिडिक्शन बता सकते हैं 2026 की? देखो मंथ वाइज मैंने जनवरी फरवरी का तो बताया ये वाला। अभी तो शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन की विशेष रूप से मैंने बोला है, बाकी जगह पर तो, और मतलब बाकी जो मेन पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं जोर दे रहा हूँ वो ज़्यादा तो शेयर मार्केट के ऊपर अभी है कि बहुत ज़्यादा हैवी फ्लक्चुएशंस है। मौसम एक्सट्रीम वेदर जो है ना, वो भी, जैसे आप एक्सट्रीम की बात करें तो क्या एक्सट्रीम गर्मी पड़ने वाली है या किस नहीं, तरीके अभी से? तो एक्सट्रीम ठंड की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सट्रीम ठंड की बात करी है, और साथ में जो तटीय एरिया हैं खास तौर पे, वहां पर एक्सट्रीम लेवल की बारिश या बाढ़ की संभावना, तो वो अपनी जगह पर दिख रही है। और आगे चल के अगर मैं मार्च अप्रैल का मैंने कहा ही है, जो मेजर फोकस रहेगा, देखो अनरेस्ट सदा बना रहेगा इस मामले में। ये जो जेन जी की बात मैंने करी ना, ये जेन जी वाला काम मुझे मार्च अप्रैल में और ज़्यादा दिख रहा है कि ये भड़काने की तैयारी जो है ना, तो ये झगड़ों का जो केंद्र रहेगा वो वेस्ट बंगाल और पंजाब और यूपी, ये मेजर ये वाले एरिया रहेंगे। लेकिन जो भी अंदर से या बाहर से भारत की तरफ आंख उठा कर देखेगा, इन सब की को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। जून जुलाई में इस बार जो होगा, जो आने वाले जून 2026 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी वेदर की एक्सट्रीम लेवल दिखाई देगा। क्योंकि एक जो चीज़ इस बार डिफरेंट होगी, सन फ्लेयर जो होते हैं, सूर्य की लाइट की वजह से, जो तेज रोशनी की वजह से, जो ग्लेशियर पिघलने के कारण, और सन फ्लेयर का मतलब सूर्य से निकलने वाले जो ज्वालामुखी वहाँ पर फूटते हैं, उनका जो असर धरती के ऊपर पड़ता है, वो बहुत एक्सट्रीम रहेगा। तो गर्मी फिर से बहुत एक्सट्रीम लेवल की, और फिर से एक्सट्रीम लेवल की बारिश की संभावना 2026 में दिखाई दे रही है। और फिर किसी धर्मगुरु की डेथ की बड़ी लेवल की कोई न्यूज़ दिखाई दे रही है 2026 के मिड में जाकर, किसी बड़े धर्मगुरु के लेवल पर। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट मेरी तो निवेदन है, लेकिन ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई बड़ी सी घटना अप्रिय सी दिखाई देगी शायद, ऐसा कुछ। ओके सर, आपने इतनी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शंस करी हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करी हैं, डिटेल में समझाया है। सर मैं आपसे पहले यही पूछना चाहती हूँ, आपको ये प्रिडिक्शंस पता कैसे लगी?
देखो इसमें क्या है ना, मैं कोई जो प्रिडिक्शन करता हूँ ये नॉर्मली साइकिक लेवल पर होती हैं। इसको हम अपनी भाषा में प्रीकॉग्निशन वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीकॉग्निशन का मतलब भविष्य की होने वाली घटनाओं को पहले देख पाना। इसके लिए थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है, बट हाँ इसको डिवेल्प किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमारी एक टीम है जहाँ पर हम टोटल 7 मेंबर हैं। तो जितने भी मेंबर अवेलेबल होते हैं मिल के बैठ के फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं। हम एंजल से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसके बारे में जो भी विजन आपको लगता है वो दिखाएं। तो इस बार जो हमने कनेक्ट किया, माता काली की एनर्जी से कनेक्ट करके ये प्रेडिक्शन निकाली हैं, जो उन्होंने हमें जितना दिखाया, जो पॉसिबिलिटी दिखाई। और साथ में सूर्यदेव की ऊर्जा, क्योंकि सूर्यदेव का साल शुरू हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों की ऊर्जा से हमने कनेक्ट किया। तो जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, जितना दिखाया जाता है, वो हम आपके तो सामने। सर आपको क्या माता काली विजन्स दिखाती हैं इन प्रिडिक्शंस के, लाइक कि ऐसा होने वाला है? यस यस, विजन्स आती हैं। तो अब अलग अलग 2-3 लोग हम, जैसे मैंने कहा 3 से 4 लोग हम बैठते हैं, तो कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज सामने दिखती हैं, कुछ सामने सीन नज़र आता है, फिर उसको मैप करके देखते हैं, लिखित में बनाते हैं कि ये दिख रहा है, इसका अर्थ क्या क्या हो रहा है। क्योंकि चीज़ें दिखती हैं ऐसे करके, ये घटना ऐसे घटने वाले की इस बात की संभावना दिख रही है, लड़ाई दिखाई दे रही है, झगड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे करके। कभी कभी टाइमिंग प्लस माइनस हो जाती है इसी चक्कर में, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइमिंग यहाँ दिख रहा है कि हाँ गर्मी का समय है और ये घटना घट रही है, तो उसको थोड़ा मैपिंग करनी पड़ती है अपने अपने लेवल पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपने देवी देवताओं से, जो पहले कभी बातें थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई स्पेशल पावर है, पर ये जरूर है कि हम कंसंट्रेशन के साथ प्रार्थना जरूर करते हैं। आपकी हाई कंसंट्रेशन हाँ, है। बट डेली रात के लगभग 11 सवा 11 बजे हम रात को बैठते हैं और डेली प्रेयर करते हैं कि हमें जो भी फ्यूचर विजन है वो दिखाई जाए। कभी कभी तो उसी टाइम आ जाती हैं, कभी कभी ड्रीम्स के थ्रू आ जाती हैं, तो फिर हम ओके। सुबह उसको लिख के कंसिडर करते सर हैं। कोई पर्टिकुलर रीजन होता है कि रात को ही बैठकर करना है तो ज्यादा जल्दी? बस मन की शांति की बात है, ऐसा नहीं है कि रात का ही समय, बल्कि सुबह अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा अच्छी होती हैं चीज़ें। तो सर आप ये बता दीजिए ऑडियंस को कि अगर वो खुद से चाहें फ्यूचर देखना तो वो क्या प्रोसेस करें तो वो खुद से जान सकते हैं? देखो, थर्ड आई की पावर पर काम करना शुरू करें। अगर आपको सच में थर्ड आई से पहले आप अपने नीचे के चक्रों को जरूर डेवलप करें, क्योंकि सीधे सीधे थर्ड आई पर काम करना डेंजरस हो जाता है। कभी कभी बता दें आपको अच्छे से, हमारी यूट्यूब चैनल पर एक पूरा वीडियो दिया हुआ है 7 चक्र एक्टिवेशन कैसे करें। तो सभी चक्रों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा के 3-3 मिनट के लिए लम वम रम यम हम जो बीज मंत्र हैं उनकी चैंटिंग कर सकते हैं, ये बेसिक है। और उसके बाद थर्ड आई के ऊपर आप कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। थर्ड आई की 2-3 चीज़ें मैं अगर जानना ही चाहते तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक सिंपल तरीका होता है थर्ड आई, ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। एक टेक्निक है, इसका नाम है ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। यानी ऐसा फील करना कि जहां पर एक आंख है और वो आंख श्वास ले रही है। आप ऐसा कोशिश करके देखें, ब्रीदिंग थ्रू थर्ड आई। समय के राह, जैसे आप जैसे जैसे थर्ड आई के ऊपर जो टॉक्सिन्स जमा पड़े हैं, जैसे वो क्लीन होते चले जाएंगे, थोड़े समय के अंदर आपको यहाँ पर विजन आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक हल्का सा काली चादर सी दिखाई पड़ती है, वो क्रॉस होते ही कुछ विजन दिखाई पड़ती है। पर वो क्रॉस करना सबके बस का खेल नहीं है। मतलब समझो वो समय की चादर है, उस समय की चादर को क्रॉस करवाने के लिए, अब देखो माँ काली क्या है, माँ काली स्वयं काल चक्र को चलाने वाली हैं। सिर्फ आपको बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो काल चक्र का मतलब समय का चक्र, जो आगे होने वाली चीजें हैं। तो इस पर्दे को हटाया जाता है, इस काले पर्दे को हटाने के बाद जो सामने दिखता है वो विजन्स आती हैं। तो ऐसे ही मेरे परमहंस सदगुरु जी, वो उनकी कृपा से और इन देवी देवताओं से जिनको भी हम इन्वाइट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये विजन्स दिखाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी सबके लिए है। हर व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे, प्रार्थना करे, तो चाहो ग्लोबल लेवल पर ना सी पहले अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही आ जाए प्रेडिक्शन। हाँ। वही बड़ी बात है कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ Right. आभास आने कुछ लग आभास होने लग जाता है। तो एटलीस्ट इंट्यूशन पावर डेवलप होगी, समय रहते वो प्रीकॉग्निशन की पावर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम भविष्य देखना बोलते हैं। ठीक है सर, काफ़ी सही टेक्निक बता दी है, मैं भी ट्राई करके देखूंगी ज़रूर। सर अभी दिवाली भी आने वाली है, मैं कुछ आपसे दिवाली के सवाल पूछना चाहती हूँ। सर दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है, सर क्या इम्पोर्टेंस है इस दिन की? देखो, दिवाली की ओवरऑल 3 दिनों की जो यात्रा है, ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये बेस है, इसका फाउंडेशन है। हमारी आत्मा ने कभी भी अंधकार को स्वीकार नहीं किया। बेशक आज हमें लगता है कि हम अंधकार में हैं, हमारी पूरी पृथ्वी ही एक तरीके से स्पिरिचुअल डार्कनेस में है। तो प्रत्येक टाइम, हर बार जब दिवाली मनाई जा रही है या इवन कोई अन्य फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है, दिवाली विशेष रूप से, क्योंकि दिवाली एकदम उस पीक पर आती है, तो अंधकार एकदम डीप डार्कनेस है। अमावस्या की रात होती है दिवाली की, है ना, और फिर उसमें हम दिए जला रहे हैं। अब ये जो 3 दिन का जो फेस्टिवल है, ओवरऑल
ये तीनों के लेवल पे क्लींजिंग का फेस्टिवल है। अगर मैं बात करूं धनतेरस की, है ना, 13, 14 और 15, 15 को हम दिवाली बोल देते हैं ना, तो तेरस यानी कि धनतेरस। तो धनतेरस में शरीर शुद्धि यानी फिजिकल लेवल पर, और धन के जो देवता हैं जिनकी बात की धन्वंतरी जी शरीर के देवता हैं, आरोग्य के देवता हैं, बीमारियां ठीक करने वाले देव हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो यही देव जो हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, श्री विष्णु जी का ही एक अवतार है ना। तो ये जो धन्वंतरी जी हैं, तो पहले दिन यानी कि तीन दिनों की यात्रा में पहले दिन धन्वंतरी जी की पूजा यानी शरीर शुद्धि, और साथ में धन की प्राप्ति, दोनों की जरूरत है। तो शरीर शुद्धि हो, धन की प्राप्ति हो। दूसरे दिन यानी काली चौदस, जो जिसको आप काली चौदस कह रहे हो, नरक चतुर्दशी भी जिसे कहते हैं, ये है मन के लेवल की शुद्धि। पहले शरीर शुद्धि, फिर मन शुद्धि, और मन के लेवल की शुद्धि और प्रोटेक्शन लेना। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी लेवल पर प्रोटेक्शन की बात की जाती है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां अटैक बहुत करती हैं। तो दिवाली की रात विशेष रूप से नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां प्रचंड होती हैं, क्योंकि अमावस्या है तो नेगेटिव शक्तियां भी प्रचंड होंगी। अब दिवाली की रात पे हो रही है, अगर मैं कहूं तो वो हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर मैं तीनों की बात करूं तो शरीर की लेवल की बात, फिर मन की लेवल की बात, और फिर आत्मा के लेवल की बात। यानी दिवाली जो है वो आत्मा की ब्राइटनेस के लिए, दिवाली आत्मा को अवेकन करने के लिए एक त्योहार बना। तो उसमें जो काली चौदस है वो उससे ठीक एक दिन पहले जो कि मन की शुद्धि और प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो काली चौदस का मतलब हम विशेष रूप से मेरे मन का अंधकार मिट जाए और मैं तैयार हो सकूं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, जो कि दिवाली की रात घटित हो सकती है। तो इसके लिए विशेष रूप से माँ काली की पूजा या भगवान कृष्ण की पूजा, दोनों पूजाएं उस दिन की जाती हैं। करने वाले उनकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं। शायद इसलिए भी माता काली को जोड़ा जाता है काली चौदस के दिन, क्योंकि माता काली भी अंधकार को मिटाने के लिए। बिल्कुल। अब एक बड़ी मजे की बात है कि श्री कृष्ण जी का और माँ काली का दोनों का बीज मंत्र क्लीं है ना। ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं क्लीं कृष्णाय नमः, ये भी सुना ही होगा, है ना आपने। तो दोनों का एक बड़ा मजेदार है, जो बीज मंत्र है क्लीं में दो बातें हैं। एक है क्लीं आकर्षण पैदा करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है, और एक क्लीं है विनाश करता है। तो माँ काली और श्री कृष्ण एक ही एनर्जी की मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म है। एक तरफ वो मातृत्व का रूप है, प्रेम और करुणा की देवी भी हैं माँ काली, और दूसरी तरफ वही काली भयंकर रूप भी ले लेती हैं जब उन्हें दुष्टों का संहार करना होता है ना। तो ये इसीलिए तो माँ काली चौदस का मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे भीतर का अंधकार मिट जाए और नेगेटिव शक्तियां जो मन पर डेरा डाले हुए थी उनको विनाश किया जाए। तो नेगेटिव शक्तियों में भय हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, इन सारी शक्तियों का नाश करने के लिए समझो काली चौदस मनाई जा रही है। सर इसीलिए काली चौदस के दिन दिया जलाया जाता है। एंड काजल भी लगाने का कोई एक रीजन होता है सर? काजल अगेन अवेकनिंग की बात हो रही है ना, आंखें खुल जाएं अवेकनिंग के लेवल पे। देखो बाकी फिजिकली उसको कन्वर्ट जब करते हैं ना मैन्युअली, तो उसको बताने का ढंग बदल जाता है। तो काजल लगाने, बाकी तो क्या है, काजल कोई लगाए ना लगाए क्या फर्क पड़ फर्क क्या पड़ रहा है। देखो एक तो यम, उसी को यम चतुर्दशी भी कहते हैं ना। तो यम के 4 दिए बनाया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन जो है यमराज का द्वार खुला है और यम जो है आकर हमें एक संदेश देने के लिए आते हैं। लास्ट टाइम भी हमने यमराज जी की ऊर्जा से कनेक्ट किया था। तो यमराज जी की तरफ से बहुत कड़े संदेश भी आए थे कि जाग जाओ, जागने का समय है, इस समय को व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि वो काल है। यम का दूसरा नाम काल भी है ना। तो इसको समझना, काल जो वर्ड बना है वो भी काली, काल का मतलब समय है, यानी काली चौदस यानी समय का एक्सट्रीम लेवल है वहां पर। तो उसको अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखें, ओवरऑल जो है ये अपने शुद्धिकरण का समय है, मन के शुद्धिकरण का बेहतरीन है। अगर कोई उस रात 4 मुंह वाला दिया जला के दक्षिण दिशा में रखे, एक तो पितरों को संतुष्टि मिले, दूसरा यमराज जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो और अकाल मृत्यु से छुटकारा हो, है ना। ओम यमराज गायत्री मंत्र होता है, नेट पे देख लेना, बड़ा अच्छे से मिलेगा। लोग डर जाएंगे यमराज, हाँ नहीं डर अब देखो ये तो लोगों की बात है, आप उसी चीज को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, अंत में ये तो है कि यमराज से सामना तो होना ही है। हाँ। तो प्यार से उनसे डील कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, पहले से ही एक सेटिंग बैठ जाए। हाँ, सेटिंग बैठनी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से यमराज का ही दूसरा रूप धर्मराज का भी है ना। तो इसलिए आप धर्मराज के रूप में इनवाइट कर लो, एक ही बात है। अगर आपको मतलब उस चीज से डर लगता है तो मुझे लगता है यमराज एक बहुत पॉजिटिव, यम चतुर्दशी के नाम से माना जाता है या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि नरकासुर का वध किया था श्री कृष्ण जी ने
सर ना? ये बताएं थोड़ा सा। मतलब एक नरकासुर करके एक राक्षस था जिसने वो 16,108 रानियों को कब्जे में कर रखा था, स्त्रियों को, लड़कियों को अपने कब्जे में किया होता। तो श्री कृष्ण जी ने जाकर उनका वध किया, उनको उनको मिटाया, उनका विनाश किया। तो उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से श्री कृष्ण जी के नाम पर मनाया जाता है ना? तो ये जो, और वो वही 16,108 रानियां लास्ट में जब उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई आपके सिवा कोई नहीं है, तो भगवान ने उन सबको अपनाया। अर्थ केवल इतना सा कि नरक, नरक का मतलब क्या है, अगर मैं इसको एज ए फिलॉसफी लूं या इसको एज ए फैक्ट लूं, दोनों ही बातों में इतिहास है, 100% इतिहास है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो डेफिनेटली नरकासुर जैसे एक असुर को मारा है भगवान ने। पर मैं इसको अगर अगर इसको स्पिरिचुअल लेवल पर लूं, तो हमारे अंदर भी तो एक नरक है ना। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है, उस नरक रूपी असुर जो हमारे अंदर है, उसका विनाश करने के लिए तो भगवान कृष्ण आएंगे ना, प्रकाश बनकर आएंगे। तो दिवाली मनाने से पहले अपने मन की क्लींजिंग हो रही है, बिल्कुल वैलिड है। तो धनतेरस पर शरीर शुद्धि, काली चौदस पर मन की शुद्धि, और दीपावली पर आत्मशुद्धि। इन 3 दिनों का ये कॉम्बिनेशन का त्योहार है। ओके ओके सर, एक अभ्यंग स्नान भी होता है, ये इसका क्या महत्व होता है? अभ्यंग माने ऑयल। अभ्यंग का जो सीधा अर्थ होता है, ऑयल में नॉर्मली सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है, या तिल का तेल या कोई और भी लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन है शरीर को शुद्ध किया जाए, क्योंकि शरीर और मन आपस में बहुत डीपली कनेक्टेड है ना? तो शरीर को शुद्ध किया जा रहा है तो मन भी शुद्ध हो रहा है। ओवरऑल उद्देश्य क्या? आत्मा को शुद्धिकरण करना। तो शरीर और मन एक ही यूनिट है, जुड़े हुए हैं आपस में, बहुत डीपली कनेक्टेड है। अगर ये दोनों में से एक को भी शुद्ध कर लिया तो दूसरा शुद्ध हो जाएगा। अभ्यंग स्नान का मतलब है शरीर को अच्छे से रगड़ रगड़ कर तेल से पहले स्नान करना, बाद में उसको पानी से नहाना। तो उससे क्या है, शरीर के अंदर से जो आलस्य, मैल जो कूट कूट कर अंदर अंदर भरा पड़ा है, वो क्लीन होता है, उसके साथ साथ आलस्य निकल जाता है। और उसके साथ साथ सर, शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि डेफिनेटली उसके बाद फिर आत्मा की शुद्धि है। पहले शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, फिर आत्म शुद्धि। सो ये करना ही चाहिए सबको, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि बात दिवाली की हो रही है। अगर एक मौका मिला ही है दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए, थोड़ी है, हाँ वो भी फोड़ना मना नहीं है, लेकिन वास्तविक जो अर्थ है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्पिरिचुअल लेवल पर तो मैं यही बोलूंगा, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है दिवाली। सर दिवाली की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है और कुबेर जी की पूजा होती है। सर इन्हीं दोनों की क्यों पूजा की जाती है, इसका क्या? देखो ओवरऑल जो है, अगर इसको मैं ऐसे कहूँ तो धन की जरूरत तो सबको है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो कुबेर जी कौन है? कुबेर जी उस खजाने के खजांची हैं, जो पृथ्वी पर जो बांटना है माता लक्ष्मी को, कुबेर जी उस खजाने के खजांची हैं। कुबेर जी एक यक्ष हैं, तो यक्ष कुबेर कहा जाता है। यक्ष का मतलब होता है जो एक, जैसे अलग अलग यक्ष, किन्नर, इस प्रकार से आपने सुने हैं ना, ये सारे जो ऐसे होते हैं। तो ये देव होते हैं, यक्ष होते हैं, कुबेर, किन्नर होते हैं। तो ये जो देव हैं, देवों का अपना एक डिपार्टमेंट है। कुबेर जो है इस खजाने के, पृथ्वी पर जो खजाना बांटा जाना है, समृद्धि का जो खजाना है, उसके जो इंचार्ज हैं वो कुबेर जी हैं। पर कुबेर जी के बारे में जो, इसलिए हम कुबेर जी की पूजा करते हैं और कुबेर जी वो धन बांटते हैं। पर कुबेर जी के बारे में कहा जाता है वो बड़े कंजूस हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एक बात निकली हुई है, कहा जाता है कि वो कंजूस हैं, वो धन को उतने खुलकर नहीं बांटते, क्योंकि माँ अपने बच्चों को खूब देना चाहती हैं। तो कुबेर जी खजांची, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो रखे उन्होंने अपने साथ, जो मुनीम रखे, जो हिसाब किताब रखे हैं, वो हैं गणपति जी। इसलिए माता लक्ष्मी जी अपने साथ गणपति जी को अपने पुत्र की तरह साथ रखती हैं कि तुम हिसाब किताब रखना और जो मैं कहूँ वो करना। कुबेर जी अपना पीछे खजांची बनकर बैठे रहते हैं खजाने के ऊपर। वो थोड़े से, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो थोड़े हेल्दी से, स्ट्रॉन्ग से हैं, और वो खजाने को थोड़ा कंजूसी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गणपति जी बिल्कुल खुले दिल के, एकदम गणपति बप्पा अपने मूड में आकर पूरा सूर्य दुनिया को निहाल कर देते हैं। इसलिए इन तीनों की पूजा एक साथ होती है। साथ में होती है माता सरस्वती की पूजा, अगर ऐसा किया जाए। यानी कि जब भी ज्ञान और बुद्धि साथ साथ होएगी, है ना, ज्ञान की देवी होगी माता सरस्वती, बुद्धि के देवता गणपति जी, तो माता लक्ष्मी बीच में अपने आप आ जाएंगे। यानी ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग किया जाए तो धन तो पैदा होगा ही होगा। इसका अर्थ ये है। इस दिन आई थिंक इस दिन सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा साथ में की जानी चाहिए, तभी ये बिल्कुल संयुक्त वो बैठेगा। यक्ष जी की ना भी करें ना, मतलब कुबेर जी की अगर ना भी करो तो भी उनको खजाना देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुनीम जो बैठे हुए हैं वो गणपति जी बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन बेहतरीन है।
बहुत तो नहीं नहीं भी करते, लेकिन फिर भी एक यक्ष कुबेर कुबेर लक्ष्मी मंत्र है, कुबेर अष्ट लक्ष्मी मंत्र, नेट पे देख लेना, बेहतरीन मंत्र है, गजब का काम करेगा। इस दिन पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जरूर पढ़ना चाहिए। ओके सर, एक श्री यंत्र भी होता है, वो आई थिंक दिवाली की पूजा में ही यूज होता है, ये आप बताएंगे क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? श्री यंत्र बहुत गजब का एक यंत्र है, एक ऐसा पावरफुल ज्योमेट्री है जो पूरे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये माता त्रिपुर सुंदरी जी के द्वारा समझो उनका डिजाइन है ना, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है, जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का एक पावरफुल मंत्र है। तो एक यंत्र है। तो इस समय इसकी स्थापना करना, पर ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, केवल आप अपनी मर्जी से एकदम से नहीं कर सकते। फिर भी ये मंत्र के ऊपर थोड़ी देर के लिए त्राटक करना गजब का रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा है। तो आप बताएंगे मतलब हम पूजा कर रहे हैं दिवाली की, तो वहां पर श्री यंत्र रखना चाहिए, स्थापित कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन साथ में माता त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा जरूर करनी पड़ेगी फिर। ओके जरूर करें, नेट पे मंत्र दिया हुआ है, आराम से पढ़ के माता त्रिपुर सुंदरी जी का मंत्र की चैंटिंग करें, फिर इस श्री यंत्र को पावर दी जाती है, फिर ये श्री यंत्र एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट होने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ये मंत्र लगातार देखो, ये ओवरऑल क्या, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक एक छोटा स्मॉल फॉर्म है। अगर आप अपने घर में श्री यंत्र को पूरा पावर के साथ एनर्जाइज करके रखते हैं, तो ये आपके पूरी घर की एनर्जी को कभी डाउन नहीं जाने देगा, घर की परिवार की एनर्जी को कभी डाउन नहीं जाने देगा, हमेशा सुख समृद्धि आनंद से भरपूर रखेगा। तो श्री यंत्र की स्थापना लेकिन प्रॉपर सिस्टम से होनी चाहिए। केवल आप अपनी मर्जी से करके ऐसा करेंगे तो असर कम देगा, नेगेटिव नहीं होगा, डरना नहीं। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर 100% पावर चाहिए तो पूरी विधि विधान के साथ करें, नहीं तो 10-20% तो असर मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यंत्र में इतनी शक्ति होती इतनी है? शक्ति तो है, बहुत पावरफुल है, बहुत गजब का है। पूरे 64 योगिनियां, 64 भैरव, सबकी पावर एक साथ रखी गई है इसके अंदर। पूरा ब्रह्मांड का एक संचालित रूप है ये, बहुत गजब की पावर है श्री यंत्र की। ओके ओके सर, दिवाली की बात होती है, सबके माइंड में अयोध्या नगरी आती है। सर, अयोध्या में दिया जलाने की क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, अयोध्या एक समझो ना, हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहां पर जुड़ी हुई है। जब राम मंदिर की बात हो रही है, वो किसी का पर्सनल थोड़ी है। मेरा, अगर मैं कहूँ कि वो मेरा है, वो आपको, क्या वो आपका है, या वो हमारे पूरे देश का है, या पूरे सनातन का है, तो हमारे सनातन का एक आधार रखा गया है, व्हाई नॉट? तो क्यों ना हो। पहली बात तो श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ था, है ना, एक तो वो बेसिक वो वाली जिसके लिए दिवाली का विशेष परंपरा है। पर क्या वो अयोध्या हमारे हृदय के अंदर नहीं है? क्या राम मंदिर जो है केवल वहीं स्थापित हुआ है, यहाँ नहीं स्थापित हुआ? यहाँ भी स्थापित हुआ है। वास्तव में सनातन के उदय की नींव रख दी गई है, यहाँ पर दोबारा से पुनरुत्थान की नींव रख दी गई है। तो अब समय है हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब ओवरऑल अगर मैं सब हम, चलो फिजिकली सब लोग अयोध्या जाके दिया जला पाए जरूरी नहीं है, पर हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहाँ पर जुड़ जाए तो एक तरीके से हम सनातन का दिया जला रहे हैं। घर पे ही सही, अयोध्या को समर्पित करते हुए, श्री राम मंदिर को समर्पित करते हुए अपने घर में एक दिया अवश्य जलाएं, ताकि हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो सके और सनातन का उदय हो सके। आगे आने वाला समय सनातन का है, सनातन के उत्थान का समय है, हमारे विश्व गुरु बनने का समय है, और होना ही चाहिए, होगा, जरूर होगा। पूरा वर्ल्ड एक बार अच्छे से कान खोल कर सुन ले, ये देश, ये भारत हमारा सदा से विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और रहेगा। लेकिन एक समय आता है जब अपनी प्रचंड अपनी पीक पर पहुंचती है कोई चीज, तो वो समय अब आ रहा है। ओके सर, काली चौदस के दिन हनुमान जी की पूजा भी करी जाती है, और वो किस तरीके से सुरक्षा देती है एक इंसान को? देखो, नेगेटिव शक्तियाँ डेफिनेटली प्रभावशाली होती हैं, है ना, इस दिन। मतलब ओवरऑल कहें तो ओवरऑल, क्योंकि अमावस्या आ रही है ना, अमावस्या, दिवाली मतलब अमावस्या, तो अमावस्या एक नेगेटिव जोन में आती है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा, अमावस्या में हम पितरों से कनेक्ट करते हैं आमतौर पे, है ना, तो वो सारी बातें तो हैं ही सही। तो जब जब नेगेटिव चीज़ें आएंगी तो हनुमान जी की याद तो आनी आनी है, स्वाभाविक सी बात है। हनुमान जी प्रोटेक्शन के देवता हैं, नेगेटिव शक्तियों से रक्षा करने के लिए 4 देवता मुख्य हैं। इनमें माता काली, महाकाल भैरव, और विशेष रूप से ये हनुमान जी हमारे, और भगवान नरसिंह, इन चारों, मतलब ओवरऑल इनकी शक्तियां जो है ना मोस्ट पावरफुल हैं, जो इस समय काम कर रही हैं। साथ में बगलामुखी माता, अगर मैं कहूँ तो बहुत, ये इस समय मोस्ट एक्टिव हैं। तो जिनको भी नेगेटिविटी ज़्यादा तंग करती हो, हमेशा इन 4-5 महाशक्तियों की शरण में जाते हैं। तो ये रात को हनुमान जी को बुलाना या माता महाकाली को बुलाना, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। मेन मकसद है अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना। आई थिंक इस दिन बहुत ज़्यादा
लोग वो भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं, रिचुअल्स भी करते हैं। चौराहों पर जाकर। तो वो गलत है। वो कम से कम वो क्या है ना, अपनी प्रॉब्लम किसी दूसरे के सर पे लग जाए, ऐसा ना करके अगर आप सच में कोई व्यक्ति करना चाहे तो इस रात को मेरे ख्याल से नवाण मंत्र जो है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसकी 9 माला की चैंटिंग जरूर की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस मंत्र ने गजब के रिजल्ट दिए हैं, मतलब गजब के, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट दिए हैं। या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट स्वाहा। ये बेसिक मंत्राज हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने लिए इंडिविजुअली इनका इंतजाम रखना ही चाहिए, जरूर करने चाहिए अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके ओके सर, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दिवाली के 3 दिन हैं इसमें पूजा करना, मतलब पूजा करना कितना इंपॉर्टेंट है? कि कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम नहीं करते, हम हमारे दिल में भगवान है, हम पूजा नहीं करेंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है इन 3 दिन स्पेशली? भाई शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और आत्म शुद्धि है ना, 3 बातें मैंने कही। तो शरीर शुद्धि के लिए हो गई अपनी, जो सबसे पहले हमने 13th को, तो धनतेरस। अब धनतेरस में धन की भी एक तरीके से धन्वंतरी जी की पूजा हो रही है, मतलब जो योग, जो ओवरऑल जो है वो आयुर्वेद के देवता हैं, तो उनकी पूजा हो रही है। तो अगर कुछ ज़्यादा समझ में ना आए ना, केवल 10 मिनट के लिए ओम धन्वंतरे नमः इस मंत्र की चैंटिंग कर ली जाए। इनकी में इतनी पावर है, मैं, मेरे प्रैक्टिकल रिजल्ट हैं, क्योंकि लोग कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि कोई दवा तुम पे असर ना कर रही हो ना, हाथ में दवा लेकर उस पर अपना हाथ रख के ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः ऐसे चैंटिंग करके इस दवा को आप ग्रहण करो। जो देखो, दवा का हर अपनी एक तासीर होती है, लेकिन दवा का असर मैक्सिमम मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे अगर आप धन्वंतरी जी का जाप करोगे। सर कितने बार बोलना होगा ये मंत्र? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट। अगर आपको लंबा बड़ा इफेक्ट चाहिए तो। नहीं तो इफ नॉट पॉसिबल, कम से कम 11 बार तो बोले। इतनी बेसिक चीज है। तो धन्वंतरी जी हो गए धन के देवता, आयुर्वेद के देवता। फिर उसके बाद मैंने काली चौदस का आपको बताया, तो क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः माता का ये मंत्र, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये बेसिक मंत्र है। अगर आप पूरे प्रोसेस को नहीं भी करना चाहते, कम से कम 10 मिनट का ये तो बनता है। तेल से स्नान है, अभ्यंग स्नान जिसको कहा जाता है, वो इतनी तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप ज़्यादा नहीं भी करना चाहते तो शरीर शुद्धि और मन शुद्धि पर जोर दिया जाए। मन के 4 कोनों को ठीक करने के लिए कम से कम इतना कि घर के 4 कोनों में ही दिया जला दिया जाए, इसीलिए चतुर्मुखी दिया जलाया जाता है। तो 4 कोनों में दिया जला दिया जाए और अपने साथ में बैठकर ओम, इस मंत्र की 9 माला के चैंटिंग करा, ओम नवाण मंत्र की आप चैंट कर लीजिए, आपकी दिवाली का एक पार्ट तो पूरा हो गया। बाकी उसको अच्छे से मनाएं तो क्या दिक्कत है? आप जितना मर्जी कहते रहे, भगवान तो हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर कोई ज़्यादा है क्या? मतलब जो लोग कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर कोई ज़्यादा है, नहीं, कुछ चीज़ें रिचुअल दिखाने के लिए भी जरूरी होती हैं। दिखाने से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सनातन को बूस्ट कर रहे हैं। सर फिर तो आई थिंक मंदिर भी जाना चाहिए। 100% जाना चाहिए, वाई नॉट? मंदिर जाने से कौन रोक? जरूर जाएं, मैं कहता हूँ हफ्ते में एक बार जरूर जाइए। मैं दूसरे धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूँ, समझदार हैं आप सभी, समझिए बात को। क्या कौन सी चीज़ है जो उनको हमसे बेटर बनाती है? कुछ चीज़ों में 1-2 चीज़ें जो बेहतरीन है, ग्रुपिज्म, इकट्ठे होना, एक चीज़ की जो जुड़ाव की ताकत है ना, बहुत बड़ी है। हम सभी टूट गए हैं अलग से। हिंदुओं के कहीं ना कहीं हमारे डाउनफॉल के पीछे एक मेजर वजह रही है कि हम दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मंदिर हमें जोड़ने की जगह है जी, उस वे में जरूर जाना चाहिए। एंड कम सर से कम जनरल की बात तो जाना ही चाहिए, लेकिन अभी जो दिवाली के 3 दिन है, हाँ, ये तो हमारा मेन त्योहार मेन त्योहार है। इसमें तो आई थिंक जाना चाहिए, और आई थिंक चढ़ाना भी चाहिए या डेफिनेटली जरूर जाएं। और जब भाई धन की जरूरत सबको है, सोचने की बात है ना, मुझे चाहिए धन लेकिन मैं चवन्नी न चढ़ा के राजी है ना, मुझे 1 लाख रुपए दे दो लेकिन मैं तुम्हें 10 रुपए भी ना दूं, नहीं, ये नहीं चलेगा। बल्कि खुल के करें। अगर चलो माता महालक्ष्मी को भी क्या, उनको तो कौन सा धन की जरूरत है, लेकिन किसी गरीब को दे दें, उनके दिए ही बिकवा दें। चलो देना भी क्या है आपका, अगर वो भी ना दें, किसी गरीब के लिए हम इतना भी कर पाए ना, और अगर हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो कितने खुशी होगी उनको भी। थोड़ी सी मिठाई का 4 लड्डू लेके दे देने में कौन सी किसी को आफत आ रही है, कौन सी बड़ी बात है? सर आपने ही मेरे साथ पॉडकास्ट करा था, मैं उससे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी जो मैं अब इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में, कि हम जितना देंगे वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है। जैसे आपने अंबानी जी की बात करी थी, तो जैसे हमारे पास ये 3 दिन हैं, ये इतने अच्छे मौके हैं, तो आप जितना दान करेंगे, चढ़ाएंगे, वो मल्टीप्लाई होकर ही आपके पास आएगा। तो ये आपका ही बेनिफिट है इसमें। और इतना पावरफुल योग इस दिन बन रहा है, तो इस दिन तो सिद्ध मंदिर में पूजा करवानी ही चाहिए। एंड
ये बहुत लोगों की शिकायत होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम सिद्ध मंदिर नहीं जा सकते, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से यही है कि हम श्री मंदिर ऐप के थ्रू घर बैठे सिद्ध मंदिर में पूजा करवाएं, और ये ऑथेंटिक तरीके से होता है। मैंने खुद करवा रखी है। हर साल अपनी एक वाइब्रेशन लेकर आता है। 2026 की क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है? होप की फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी और अवेकनिंग की फ्रीक्वेंसी। सूर्य का साल है, नेतृत्व का साल है। यानी कि जो लोग भी किसी भी तरह की लीडरशिप लेवल पर बैठे हैं और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, 2026 उनके लिए बेस्ट है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ में वेंचर करना चाहते हैं, तो 2026 एकदम नंबर 1 है इन सब चीज़ों के लिए। ओके सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम सभी को पता ही है मंगल का साल जो 2025 है, ये कितना बुरा रहा है खराब सभी रहा के है, लिए। हाँ। तो सर, जैसे सबको अपने कर्मों का फल मिल चुका है, अब 2026 में क्योंकि हमारे कर्मा क्लेंज हो चुके हैं, अब 2026 में वो न्यू स्टार्टिंग हो रही है सबकी। यस यस, न्यू स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि पुराने अभी भी कर्मों का इफेक्ट जीरो नहीं हुआ है, बट ये जरूर है कि हाँ एक मेजर चेंज ओवर हुआ है। तो जो जो साल तक अभी तक जो चीज़ें बहुत भारी जा रही थी, कम से कम उनसे अब चीज़ें ओवरकम होने की संभावना है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो देखो रिश्तों के लेवल पर जहाँ जहाँ गड़बड़ थी ना, अब यहाँ पे नया चेंज ओवर हुआ है। तो पुराने रिश्ते या तो सरवाइव करेंगे अगर व्यक्ति ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर सही ढंग से आपके साथ सही ढंग से कोई व्यक्ति जीना चाहता है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर नहीं जीना चाहता तो गेट आउट। इज दैट सिंपल। अब वो जो जो एक बोझ ढोने वाली बात है ना, कार्मिक बोझ, नहीं नहीं मुझे तो इन्हीं के साथ जीना है, ये संभावना से आप बाहर आ सकते हो। तो ये रिश्तों के लेवल पर। दूसरा, फिजिकल हेल्थ के लेवल पर सन का साल है। वाइटैलिटी, जो बॉडी की इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाने का समय है। तो जो लोग बीमार थे, अब उनके अंदर एक होप पैदा होनी चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में थे, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी को एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। तो जो लोग थोड़ा सा अगर अपना योगा, प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि करके थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, एकदम प्रॉपर उनकी जीवन ऊर्जा जागने लगेगी। मणिपुर चक्र की ऊर्जा है ये। तो मणिपुर चक्र कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर जगाता है। मणिपुर चक्र आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर पैदा करता है। तो जो लोग भी अभी तक इनडिसिसिव थे, जिनको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी, अब ये समय उनके लिए है। कहें अपने आप से कि मैं सूर्यदेव की ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। ये अफर्मेशन बता रहा हूँ आपको, और बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। मैं सूर्यदेव की ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ और मैं इस ऊर्जा से अपने आप को लगातार एक्टिवेट कर रहा हूँ। मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, मेरा अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है। और मान सम्मान सच में बढ़ेगा। जो जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो भी तो हमारे उसका जो ग्लो आता है फेस के ऊपर, ये ग्लो भी मणिपुर चक्र के कारण ही आता है। तो बहुत संभावना है, अगर कोई व्यक्ति ग्रो करना चाहता है, ग्लो करना चाहता है, दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं, ग्लो और ग्रो, तो ग्लो भी होगा। यानी कि अब अपने अंदर चमक पैदा करने का, अपने अंदर एक नई पावर के साथ एक्टिवेट करने का ये समय है। तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, बहुत पॉजिटिव है। हालांकि बाहरी कंडीशंस गड़बड़ रहेंगी, उसमें चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे कभी भी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि जब भी कुछ नया बनाना शुरू करोगे तो चैलेंज तो आएंगे आएंगे, इसमें कभी कोई दो राय नहीं है। पर ये जरूर है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज खूब है, ऊर्जा चढ़ाने वाली है, गिराने वाली नहीं है। ओके, राइट। तो मतलब सबका ग्रोइंग फेज ही दिखने वाला है। ग्रोइंग फेज दिखने वाला है ज्यादातर लोगों का। कर्मा उल्टे सीधे किए हुए थे तो फिर बुरी तरह से सामने भी आने वाले हैं। राइट। तो सावधान हो जाएं जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके लिए। ओके सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा था, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जो बात होती हैं। सर, आप बताते हैं कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सर, 2026 में ये किस तरीके का पैटर्न दिखने वाला है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में? जिन लोगों ने, मैंने अभी बताया कि जिन लोगों ने कर्मा के लेवल पर बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी है, या तो सुधर जाओ, है ना। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो पिछले किए हुए कर्मा थे वो आपके सामने इस समय आने वाले हैं बड़े लेवल पर। वैसे तो ये सदा ही घटित होता रहता है, पर कभी कभी पुराने पैटर्न को कंक्लूड करने का टाइम होता है कि भाई देख लो, सुधर जाओ या फिर मैं चला, है ना। ये वाला टाइम होता है, ये टाइम वो वाला है। तो या तो नया राइज होगा, यानी अगर आपने किसी रिश्ते को रिजेक्ट मारा तो बहुत बड़ी संभावना है कि आप सदा के लिए वहां से दूर हो जाएंगे। इस बात की जो है चेंज ओवर की संभावना है। दूसरा, मैंने कहा अगर बिजनेस में मैं कहूं तो बिजनेस में नए नए सेक्टर खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज राइज करने वाले चांसेस है। तो जो लोग भी नया अपना कुछ करने की सोच रहे हैं, ये गोल्डन टाइम है। अपने लिए कुछ नया सोचो, अपनी ग्रोथ के ऊपर सोचो, कोई नया वेंचर, कोई नई चीज़, कोई नई बात जो कि पुरानी चीज़ों को तोड़कर खड़ी होगी, वो चीज़ उस पर करने का समय है।
तो और अगर कहीं पर जैसे रिश्तों के लेवल पे कहूँ, माफ़ी मांग कर अगर कहीं पर चीज़ों का निपटारा होता है तो कर लीजिए। ओके। तो कहिए कि मैं नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, इस बात के लिए है, कहिए मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ और मैं अपने मन के भी नए पुराने पैटर्न तोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई व्यक्ति अभी तक अटका पड़ा था, मान लो कि मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ तो बस मैं 50,000 रुपये ही कमा सकता हूँ, उसके दिमाग में एक ब्लॉकेज है, अब उस ब्लॉकेज को तोड़ने का टाइम आ गया। अगर मैं सिंपली मैं कहूँ कि मैं 50,000 के बजाय मैं अपने मन में 2.5 लाख रुपए डालता हूँ, 5 गुना बढ़ा के देखता हूँ कि मैं अगले 6 महीने में कि मेरी इनकम जो है इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाने वाली है, तो ये संभावना पूरी पूरी है कि वो सूर्यदेव की ऊर्जा आपको बल देगी और आपकी संभावना पूरी पूरी है कि आप ग्रो करके अब ये टाइम आया है जब आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, सो जैसे आपने रिलेशनशिप की बात बताई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। या तो अगर कोई इंसान किसी के साथ अटका हुआ है, या तो वो हमेशा के लिए हट जाएगा, या तो कोई नया इंसान उसकी लाइफ में आ जाएगा, तो एक नई ही होप दिख रही है हर जगह। यस। और क्योंकि ये मैस्कुलिन ऊर्जा है, ये भी ध्यान रखने की बात है। अच्छा। सूर्य जो है ना मैस्कुलिन गिने जाते हैं, जो मून है वो फेमिनाइन गिने जाते हैं। हमारे भी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के रूप में होते हैं ना, तो जो सूर्य ऊर्जा है प्रचंड होने वाली है ना, सूर्य ऊर्जा प्रचंड हो रही है, यानी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ रही है। तो मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ने के कारण जैसे कोई लेडीज हैं सपोज अभी तक सप्रेस्ड पड़े हुए थे, अभी तक उनको बहुत दबाया जा रहा था समाज के कारण, कोई पावरफुल व्यक्ति किसी रूप में उनको सप्रेस कर रहा था, अब उनके राइज करने का समय। तो अपनी बात को दबा कर मत रखिए, अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने का टाइम है ये। तो कहिए कि मेरी ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का सप्रेशन बर्दाश्त नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपको दबा के रखे, कोई व्यक्ति आपके माइंड को कंट्रोल करके रखे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। राइज, अवेक, ये समय है अवेकनिंग का। तो जो डेफिनेटली एक नया प्रयास स्पेसिफिकली लेडीज़ के लेवल पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सप्रेशन देखने को मिलता है, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई होप एक्टिवेट करने के लिए तो क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कीजिए। इससे आपकी सूर्य ऊर्जा चंद्र ऊर्जा बैलेंस होगी। सूर्यदेव के साथ कनेक्ट होना, सिर्फ 10 मिनट के लिए सूर्यदेव के दर्शन करना और अपने अंदर अफर्मेशन डालना उनकी ऊर्जा को देखते हुए। एक तो मैं विशेष रूप से सूर्य गायत्री मंत्र के बारे में बोल रहा हूँ, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये बेसिक मंत्र है। नहीं तो सूर्य नमस्कार कर, इस मंत्र की 108 चैंटिंग सूर्यदेव के सामने खड़े होकर कर लें, आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी से ही शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली अभी से टाइम हो चुका है, मतलब अभी से टाइम समझो एक्टिव है ये वाला, और सूर्यदेव के आते आते तो और प्रचंड हो जाएगा ये टाइम। तो बेहतरीन है ना, समय लगता है। 3 महीने चैंटिंग करी थी, मैं अपनी पर्सनल लेवल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें, और गजब के रिजल्ट हैं इसके, गजब के, मतलब पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। लोगों ने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं, जो लोग बिल्कुल गड्ढे में पड़े हुए थे ना, वो आज किसी बहुत ऊंचे लेवल पर राइज करके बैठे हुए हैं। ऐसे मेरे पास कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने ग्रोथ करी है इस मंत्र की चैंटिंग से। और अब तो टाइम ही सूर्यदेव का आ रहा है, तो फिर तो बनता ही बनता है ना। तो मतलब 2026 के लिए ये मंत्र बहुत एक डेफिनेटली काम करेगा। नहीं तो ओम आदित्याय, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो सूर्यदेव के जो 12 नाम है उनके हिसाब से जरूर चैंटिंग की जा सकती है। और सर अगर ये मंत्र क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी है, कैरियर के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को? देखो ये दोनों बातों के लिए, ये एक तो ये आपको सरकारी नौकरी की तरफ, मतलब जहां पर भी ओहदा है, एक तो है मान सम्मान और एक है समृद्धि यानी पैसा, तो दोनों के लिए एकदम बेहतरीन गिना जाता है। सूर्यदेव की ऊर्जा गोल्डन ऊर्जा कही जाती है। गोल्ड मतलब सूर्य, सोना, यानी गोल्ड मतलब पैसा। तो सूर्यदेव की ऊर्जा जो है ना, धन समृद्धि की ऊर्जा कही जाती है। तो ये दोनों चीज़ों में आपको फायदा देने वाला है। ओके सर, आपने जैसे बताया 2026 होप का साल है, हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अभी देखने को आपने बताई हैं, सुनने को मिली हैं। सर क्या कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं? मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, जो जैसे कि अभी इंडिया में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, और भी बहुत सारी हमें केसेस देखने को मिलते हैं जो सोशल लेवल पर हो रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ चैलेंजेस के बारे में। देखो चैलेंजेस लेवल का मतलब, चैलेंजेस में अगर आप देखो तो अगर सोशल लेवल पर कहो तो अभी भी हम लोगों की जो दिमाग है ना, उस लेवल पर अभी भी हमारी जो सोच है ना, इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग सोच नहीं हुई है। अभी हम रिएक्टिव मूड में रहते हैं हमेशा, है ना। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तब हम जागे, हम प्रोएक्टिव कब होंगे? चाइना हमसे इस मामले में 20 से 30 साल आगे है, बहुत पहले वो एक्टिवेट हो गए थे, उनको ये समझ में आ गया था। तो विजनरी लोग हैं, हमारी विजन बहुत कम है इस मामले में। तो यहाँ विजन डेवलप करने का समय है, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हम लोगों के अंदर जो लगा रहता है जब तक कुछ होगा नहीं हम कुछ करेंगे नहीं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि घटनाएं फिर भयंकर होती हैं। देखो अगर मैं एयर इंडिया के क्रैश की ही बात करूं, कहीं ना कहीं उसमें दोष जो है हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री का है
है ना। इसमें केवल केवल किसी पायलट की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक भी नहीं। उन्होंने अपने तरीके से जो बेस्ट किया किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन खटारा प्लेन को अगर उड़ाओगे या उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी उसको इग्नोर करोगे तो फिर ये होगा ही होगा ना। तभी जागोगे जब कोई घटना घट जाएगी। नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो हमारी जो पुरानी चली आ रही दकियानुसी जो सोच है ना, ऑर्थोडॉक्स, ये जलने का समय, ये बर्न आउट होकर नई अवेकनिंग का टाइम है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, वन ऑफ द सब बिगेस्ट चैलेंज है। दूसरा, अगर मैं इसको बाकी सेक्टर्स में बात करूं, देखो अभी भी हम यूएस के सामने बेशक हम खड़े हुए हैं, लेकिन हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए हैं। हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, ये हमारे ग्रोथ उस वे में, ये हमारे लिए एक अवेकनिंग का टाइम है। तो हमारी वो पुरानी सोच खत्म हो कि कोई दूसरा आकर हमें प्रोवोक करेगा तब हम कुछ करेंगे, या कोई दूसरा आकर हमें चैलेंज करेगा हम तब करेंगे। यहाँ हमें चेंज लाने की बहुत बहुत बड़े लेवल पर जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर कम भीतर ज़्यादा है, हमारी सोच में ज़्यादा है। इस सोच को चेंज ओवर करने का टाइम है। और एक कुछ लोग, कुछ हमारी कैटेगरी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अभी भी धर्म को पकड़ के बैठे हुए हैं, है ना। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि अब जाग जाओ। अब जो अभी भी देश विरोधी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होगा ना, उसकी हालत खराब कर दी जाएगी। आने वाला समय इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें अपने भारत के बारे में जो सोचें, ग्लोबल लेवल पर सोचें। जो भी सोच अपनी बनाएंगे ग्लोबल लेवल पर बनाएंगे, कोशिश करें। चेंज होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा, और अगर मिटेंगे तो फिर पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो भारत के बारे में कोई उल्टा सीधा सोचने वाले जो घर बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, और जो बाहर से बोल रहे हैं वो भी, उनको भी कह रहा हूं, अगर हमारे देश के बारे में किसी ने कुछ उल्टा सीधा सोचा तो देख लेना, विनाश है। अब विनाश का समय है उन लोगों के लिए। सूर्यवंशी हैं हम लोग, सूर्य का समय है, और सूर्य की अवेकनिंग हमारे अंदर हो जाए, ये हमारे लिए बड़ी बात है, और हम पुराने चैलेंज को ओवरकम कर पाएं। ओके सर, ये चैलेंजेस जैसे आपने बताए हैं, एक और जो चैलेंज होता है जो जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। सर, नेचुरल कैलामिटीज को लेकर क्या प्रिडिक्शंस है? भूकंप आने के कितने चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं 2026 में? देखो, भूकंप के तो चांसेस ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो ये वाला एरिया है ना, नॉर्दर्न एरिया, मतलब स्पेशली हिमालय वाला एरिया, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सन की लाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है 2026 में, उसकी वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से भूकंप की संभावना उत्तरी एरिया में बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्दर्न एरियाज है ना, जो भी मतलब हिमालय से सटा हुआ पूरा रीजन है, उत्तराखंड और ये वाला, यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हैं। इस बार भी हम लोगों ने कितने लैंडस्लाइड देखे, तो ऐसे चांसेस, मतलब और बड़े लेवल के चांसेस जो दिखाई दे रहे हैं। अब एग्जैक्ट ये कहना कि अभी कि उस जगह भूकंप आएगा या नहीं आएगा, ये एकदम से अतिशयोक्ति होगी, मैं नहीं कहना चाहूँगा इस समय। बट यस, दिख रही हैं कि इस बात की चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है, खासतौर पे उत्तराखंड, हिमाचल और हिमालय से सटे हुए जो एरिया हैं, यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है, स्पेशली जून जुलाई के समय में, 2026 में जो दिखाई दे रहा है। बाकी वेदर के मामले में गर्मी तो सदा, क्योंकि सन गर्मी एकदम हाई लेवल पर जाने वाली है, और उसी के कारण फ्लड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ओके सर, जो बड़े हादसे होते हैं, क्या आपको इसका कोई विजन दिखा है 2026 में? बड़े हादसों के लेवल पर ऐसा कोई बहुत भयंकर लेवल का तो नहीं दिख रहा, जैसा अभी तक हमने 2025 में झेला, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा, और भगवान करे ऐसा ना ही हो। पर ये जो नेचुरल कैलेमिटी के कारण जो होने वाली घटनाएं हैं, ये बड़े लेवल पर हादसों को जन्म दे सकते। बाकी देखो, घटनाएं तो होती रहती हैं, जैसे खास तौर पे जब भी, क्योंकि ये शरारती तत्व जो है ना, ये भड़काने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इसके कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं। जो सोशल लेवल का अनरेस्ट है ना, ये खतरनाक दिख रहा है। जो सोशल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूर खराब दिख रहा है। यानी कि जो लोकल लेवल पर जो दंगे भड़काए जाने के बाद है, तो इसमें किसान आंदोलन, यूथ को भड़काने वाला जो पार्ट है वो वाला, तो वो किसानों के लेवल पर, छात्रों के लेवल पर, या फिर युवाओं के लेवल पर, ये बहुत बड़े लेवल पर किया जा सकता है। जुलाई तक आते आते इस बात की बहुत संभावना दिख रही है। ओके। अच्छा सर, मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रही थी, उसमें आपने बताया था कि भारत पर कोई साइबर अटैक होने वाला है या होने के चांसेस हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। साइबर अटैक की भी चांसेस जो है ना, साइबर अटैक, क्योंकि अब डिपेंडेंसी हमारी पूरी सिक्योरिटी पर जा रही है ओवरऑल जो है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन यूपीआई बेस्ड हो रहे हैं, और बहुत लोगों को यूपीआई से चिढ़ भी हो रही है। अभी कम से कम इस समय 8 कंट्रीज में तो फुल्ली एक्टिव है यूपीआई, और अभी देखो फ्रांस में इतना एक्टिव हो चुका है, मतलब यूपीआई ओवरऑल। तो उसके कारण बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि हमारे बैंकिंग सेक्टर पर अटैक होगा, और बैंकिंग सेक्टर में अटैक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। छोटे मोटे अटैक तो अभी भी बहुत हो रहे हैं, जैसे रैनसमवेयर और ये सब अटैक तो बहुत सारे होते हैं। वायरस अटैक, साइबर अटैक जो इसमें, तो ये एक मेजर जो है ना, मार्च अप्रैल में थोड़ा सावधान रहें सारे, और अपना पैसा मतलब मोटी अमाउंट एक जगह पर डालने के बजाय
डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखना और कुछ पैसा कैश हाथ में जरूर रखना। इस सब के लिए एक जनरल बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा पैसा, एक मोटा पैसा एक जगह पर ना रखें कभी भी, तो बहुत ज़्यादा साइबर अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो केवल हमारी मतलब प्रेडिक्शन ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे जो डेटा सिक्योरिटी हमारी जो वेबसाइट है हमारे भारत देश की, उसमें भी कहा गया है कि इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि घात तो बहुत बार होते रहते हैं, मतलब अटैक तो छोटे छोटे तो होते ही रहते हैं, लेकिन बड़ा अटैक होने की संभावना जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाए, मतलब जिससे पूरा पूरा बैंकिंग सिस्टम एकदम ठप हो जाए। जैसे अभी यूरोप में सुना था आप लोगों ने ना, यूरोप में पूरा पूरा मतलब पूरे एक दिन 24 आवर से भी ज़्यादा का समय पूरी फ्लाइट्स और पूरा सिस्टम ठप रहा। ऐसी पॉसिबिलिटी इंडिया में दिख रही है। ये आपको 2026 मार्च अप्रैल के अराउंड? ये मार्च अप्रैल के आसपास की बात है। प्लस माइनस एक आधा महीना प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि जो है ना ये चीज़ें एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन है जरूर पक्का और सीरियस बहुत है। ये जो अटैक होगा वो सीरियस वाला होगा। हालांकि मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि भगवान की फिर भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, देवी देवता एंजल्स संभाल लेते हैं किसी भयंकर नुकसान के होने से पहले। बट ये है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, और हमारी सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको सावधान होने की जरूरत है। इवन सर नॉर्मल लोगों को भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इतना कॉमन हो चुका है कि बच्चे अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं अपनी जैसे वो होती है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, उसमें आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें और कोई भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें जो बेसिक लेवल की बेवकूफ़ियाँ, कि कोई आया और आपको ऐसे फ्रॉड करके चला गया। कम से कम आपने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर रखे हैं, बाकी फिर जो आगे समय के हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से ऐसी बेवकूफ़ी ना करें और अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं उतना रखने का प्रयास करें। ओके सर, आपकी ही मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, आपने बताया था कि 2026 में कुछ बड़े लीडर्स हैं, उनकी सेहत पर कुछ खतरा मंडरा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या है। देखो, सेहत पर अब मैं नाम लूँ तो ये अच्छा नहीं होगा इस मामले में, ये क्योंकि इनकी सेहत खराब होगी उनकी खराब होगी, ऐसा बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके ऊपर में दिख रहा है। मोदी जी का तो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बाकी सब के लिए थोड़ा एक सावधानी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ऐसी कोई न्यूज़ ऐसी आ सकती है, लेकिन भगवान करे सब ठीक रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ ही कह सकता हूँ। किसी के बारे में कुछ और कहना उचित नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है कि हाँ, कोई जरूर ऐसी तबीयत खराब होने के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं। ज़्यादा तबीयत खराब दिख रही है या? हाँ, मतलब ऐसे नहीं ऐसी कोई वो नहीं है कि रहें, बने रहें, सदा रहें, ऐसी प्रार्थना तो सदैव है। तो ऐसे किसी के बारे में और रिमार्क देना ठीक नहीं है। ओके सर, सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस के बारे में आपने ऑलरेडी बताया 2025 में। 2026 में क्या ओवरऑल उनका प्राइसेस बढ़ा ही रहेगा या वो नीचे भी आएगा? देखो, कुछ प्लस माइनस तो कभी कभी होता रहता है, लेकिन 2000 अभी कम से कम मार्च अप्रैल तक तो उसके बढ़ने की बहुत चांसेस हैं। और अगर इंडिया जिसकी चांसेस दिख रहे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का पार्ट 2 होने की, तो फिर ये रेट और बढ़ेंगे। अच्छा। तो अभी देखो 1.5 लाख तक तो हमें दिख रहा है, 150 क्रॉस करता हो तो सोना अभी भी दिख रहा है। सो इट मींस किसी को अगर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है वो भी कर सकता है। हाँ, लेकिन फिजिकली में करना, मतलब कमोडिटी लेवल पर, डिजिटल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। फिजिकल गोल्ड है ना, ये नहीं कि लोग उसको डिजिटल गोल्ड में इजी, वो इतना आसान नहीं है वो, है ना। डिजिटल की बजाय फिजिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो भी करना फिजिकल लेवल पर। ओके। हाँ जी। ओके सर, अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करें तो 2026 की कोई ऐसी प्रैक्टिस बता दीजिए जो हर इंसान को डेली करनी ही चाहिए 2026 में। सूर्य साधना पहली बात डेफिनेटली करनी चाहिए, अगर कोई कर सकते हैं तो। मतलब इसके अलावा साइलेंस की प्रैक्टिस करना, थोड़ी समय शांत बैठना, मौन की प्रैक्टिस करना, मतलब कुछ समय के लिए तो आपने जैसे सूर्य साधना करने के बाद जो भी आपके इष्ट गुरु भगवान हैं उनके करो। मैंने कहा ना, ये चेंज ओवर का समय है। चेंज ओवर के समय में जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे ना, मैंने पूरा देखा है कि देखो ओवरऑल हम देखें तो 2020 से लेकर 2031 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये पूरा 3D to 5D शिफ्ट का समय दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम 4D के फेज में गुजर रहे हैं लगभग। 4D का मतलब है हार्ट लेवल पर, इमोशन लेवल पर। अब हार्ट लेवल से शिफ्ट घटित हो रहा है ज्ञान के लेवल पर, थॉट के लेवल पर जा रही है बात। तो ये जो चेंज ओवर दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मतलब ओवरऑल जो है लोगों के ज्ञान डेवलप होने की जो दिख रहा है कि ज्ञान लोगों के अंदर बहुत जागृत होगा। तो क्या करना चाहिए, एक तो अपनी सेल्फ स्टडी, मतलब अपने आप को अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर टाइम देना। मैं बोलता हूँ बिकम योर बेस्ट वर्जन।
तो आप अगर बेस्ट वर्जन अपना बन सकते हैं, ये वर्ड यूज़ कर लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। बिकम योर बेस्ट वर्जन का मतलब है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन पाऊँ, मेरे अंदर वो कौन कौन सी कमियाँ जिन पर मैं काम कर सकता हूँ, और 2026 किसके लिए अप्रोप्रिएट है। वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए है, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो नॉलेज बेस्ड जो काम होंगे ना, वो आपको बहुत ग्रोथ देंगे। तो जो भी करना अपनी ग्रोथ पे बढ़ाने के लिए, साधना के लेवल पर कहूँ, देखो सूर्य साधना मैंने सबसे पहले बताई है, बहुत बेहतरीन काम करेगी। 4 देवी देवता जो हमेशा नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले तो है गुरु तत्व, क्योंकि सूर्य को गुरु के रूप में भी माना जाता है। तो हनुमान जी के गुरु रहे हैं, तो गुरु तत्व एक्टिव है। तो जो भी जिनके गुरु नहीं है वो अपने गुरु की शरण में जाएं। मतलब एक स्पिरिचुअल गुरु आपके हों जो आपको सही गाइडेंस दे पाएं। तो एक तो गुरु, जो भी अपने गुरु के साथ जुड़े हुए हैं अपने गुरु की भक्ति करें, उनके साथ कनेक्टेड रहें। सूर्यदेव की साधना सर्वोच्च है ही है। इसके अलावा जो भी अपनी वाइटैलिटी से, मतलब अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जरूर करें। इसके लिए प्राणायाम डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। 4 तरह के प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और विशेष रूप से कपालभाति, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है आपके स्टमक से, प्लस ये जुड़ा हुआ है आपके चेहरे के ग्लो से, और ये आपको ग्रोथ भी दिलवाता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इस पर काम किया जाना चाहिए। और कुछ हद तक अगर आप रेकी की बात करें तो रेकी एक पावरफुल मेडिटेशन जो आपकी वाइटैलिटी को बढ़ाएगा। तो जो लोग अभी तक डिप्रेशन में, नेगेटिव सोच में जी रहे थे, 2026 उनके लिए एक होप का साल बनेगा। और वो लोग अपने मन के लेवल पर काम करें, अगर करेंगे ना, तो बहुत बहुत अच्छी होने की, बहुत तबीयत के बहुत सुधार होने की जो है चांसेस दिखाई दे रहे हैं, होगा। ओके ओके। सर, ऐसी कोई एंजेलिक प्रेडिक्शन है क्या जिसमें आपने देखा है कि 2030 तक कुछ शहर हैं जो डूब सकते हैं, या? देखो, ये जो 2030 तक जो संभावना दिख रही है, ये एक तो दिख रही है अपने मुंबई के कुछ पार्ट की। पूरा मुंबई डूब जाएगा मैं ये नहीं कह रहा, और कोलकाता, मुंबई तो विशेष रूप जो तटीय एरिया है ना, और मद्रास का चेन्नई वाला जो, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं, तो ये जो पार्ट हैं, ये मेजर मेजर जो दिख रहे हैं, यहाँ चांसेस दिख रहे हैं कि क्योंकि बर्फ़ पिघलेगी, वहाँ से असर पड़ेगा समुद्र के ऊपर, समुद्र का लेवल राइज कर रहा है, और एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी शिफ्ट हो रही हैं। तो मुंबई की तरफ से प्रेशर बहुत आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि पूरे डूब रहे हैं, पर बहुत मेजर लेवल पर बाढ़ आने के चांसेस हैं। इस बार भी मुंबई में कितनी बुरी बाढ़ रही है, इस बात की बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं। कि पूरा डूब जाएंगे, नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, पूरा डूबते तो नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, दिखने के चांसेस हैं कि इनमें बाढ़ और उस लेवल पर पानी का लेवल बहुत भयंकर हो सकता है। ओके ओके। सर, अभी हमने इंडिया की बात करी है। सर, मैं अगेन अमेरिका की ओर ले जाना चाहती हूँ। सर, अभी जैसे चार्ली कर्क का असैसिनेशन हुआ है, वो पब्लिक फिगर थे वहाँ के, और काफ़ी वीडियोस उनकी सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस घटना के बाद भी और वैसे भी आपको 2026 में अमेरिका का ओवरऑल फ्यूचर क्या लग रहा है? अमेरिका का ये समय डाउनफॉल का टाइम है, और बहुत सीरियस डाउनफॉल का टाइम है। क्योंकि इन्होंने अब तक, जैसे होता है ना, कर्मा के मैच्योर होने का टाइम आ जाता है ना, कर्म का, अब इसके हम कहते हैं कर्म का घड़ा भर चुका है इसका, तो ये घड़ा भर चुका है। इन्होंने सारा जीवन जो है दूसरों की चिताओं पर अपनी रोटी सेकी है। ये हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जहां संसार में किसी भी लेवल पर अगर कोई लड़ाई हुई है ना कहीं बैकएंड पे अमेरिका जरूर रहा है। सारी दुनिया इस बात की साक्षी है। इन्होंने दोनों लेवल पर अपने हथियार बेचे हैं और खूब कमाया है। ओवरऑल उसके कारण ही ये कंट्री जब तक जितना भी सर्वाइव किया, उसी वजह से सर्वाइव किया है। इन्होंने कभी खुद की ग्रोथ पर कम और दूसरों को डराने धमका के अपनी पावर इकट्ठे करने पर ज़्यादा जोर दिया है। अब ये टाइम रिवर्स होने वाला है। इन्होंने बहुत बेवकूफ़ियों भरे डिसीजन लिए हैं, और ट्रम्प तो समझो पक्का दिल में ठान के ही आए कि अमेरिका को डुबा के मानेंगे। जो बचा खुचा जो मतलब थोड़ा बहुत लेवल है ना, वो डुबाने का उनकी पूरी तैयारी है। तो गृह युद्ध जैसी घटनाएं, मतलब इतना कि जो पब्लिक और प्रशासन के बीच में गहरा भयंकर लेवल के झगड़े, ट्रंप के अगेंस्ट पूरी एक मुहिम चलाई जाएगी। आप देखना, ट्रंप के लिए मतलब ओवरऑल अमेरिका में जगह जगह पर वॉइस रेज होगी। जो अभी ये इसने भी कोई भी रिसेंट भी कोई रूल ऐसा लेके आया कि मैं जहां चाहूं अपने जो सैनिक है अपॉइंट कर सकता हूं मैं। इसके अगेंस्ट उनकी अपनी जो राज्य सरकारें हैं ना, वो खड़ी हो जाएंगी। तो अगले 5-6 महीनों में आप ऐसा होता हुआ देखोगे। ओवरऑल प्रशासन वर्सेस पब्लिक, ये झगड़ा सीरियस लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर होता हुआ, यहां तक कि ट्रंप का बनाया जो मेजर मागा ग्रुप है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके जो ग्रुप बना है, ये इनका ग्रुप इन्हीं के अगेंस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसी में इनके अगेंस्ट वॉइस रेज होनी शुरू हो जाएगी।
मतलब जो अभी तक ये था ना कि हेयर इज मिस्टर ट्रम्प एंड देयर इज नो वन बिहाइंड दैट, ऐसा करके जो हम सुनते थे, ये सारा गेम चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसके अगेंस्ट इतना बुरी तरह से नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा कि इसको खुद एक लेवल पर जाकर मतलब अपनी चीज़ों को संभालने में इसकी हालत ख़राब हो जाने वाली है। तो अमेरिका में आर्थिक मंदी सीरियस वाली, थोड़ी बहुत नहीं कह रहा हूँ, सीरियस वाली, मतलब इतना कि 20% तक डाउन आने की संभावना है। इनकी मार्केट बुरी तरह से 8%, डॉलर अभी भी गिर चुका है 8% वर्ल्ड लेवल पर। अब आगे जो है ये 25 से 30% तक जा सकता है। डी डॉलराइजेशन की मैं जो बात कर रहा था, तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी लोग कम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, ओवरऑल अमेरिका जब डॉलर ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो डॉलर कर लेके करेगा क्या अमेरिका? अभी भी प्रत्येक अमेरिकन पर लाखों डॉलर का कर्ज है, प्रत्येक अमेरिकन पर। अब ये कितना भी कर ले, अब ये राइज होने की संभावना तुरंत तो नहीं दिख रही है। इसको अगले 2 3 4 साल बहुत भयानक मंदी का साल है, जब तक अमेरिका खुद ब्रेक नहीं हो जाएगा। और ये मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट करूं जो मैंने पहले भी बोला था, अमेरिका विल नो मोर बी यूनाइटेड। ये अभी तक जो दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगले 4 5 सालों में ये विल ब्रोकन इनटू पीसेस। इसमें कम से कम 7 या 8 टुकड़े अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं, जो डिफरेंट लेवल पर चेंज हो जाएंगे और अपनी अलग वो बना लेंगे। और इंडियंस के लिए, हम भारतीयों के लिए समय खराब दिख रहा है। अभी भी देखो वहाँ पर स्पेशली, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका वाले एनआरआईज की बात कर रहा हूँ मैं। एनआरआईज के लिए ओवरऑल जो टाइम ना, देखो अभी भी इन्होंने कैसे H1B वीज़ा के कैसे रेट चेंज किए ओवरऑल, है ना। इतने जो बात जो है ना, कभी एक 5 6 लाख में हो जाया करती थी, अब वो उसको सीधा 10 गुना जाके ना करोड़ में जा रही है, वो 6 करोड़ के आसपास जा रहा है। वो तो आसान नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल की वो समस्या इसने क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से वहाँ की जो कंपनियां है ना, वो छोड़ छोड़ के अपना बेस चेंज कर लेंगी। मतलब अमेजोन जैसी कंपनियां, और जो जिनके ऊपर आज तक अमेरिका नाज क्या करता था, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था, ये कंपनियां अमेरिका को छोड़ के भाग सकती हैं। इस बात की बहुत चांसेस दिख रहे हैं। तो अमेरिका खुद अपने लूप में बुरी तरह से फंसने वाला है। अब वो कह रहे हैं ना, कर्म का असर होने का, ये कर्म का पूरा असर होने की पूरी चांसेस दिख रही हैं। तो अमेरिका की हालत तो बहुत ख़राब दिख रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। हालांकि ये वो कहेगा हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी, ये वाली मूड में है ये। तो कईयों को डुबो के, जिन लोगों को इसने कर्जा दे रखा है ना, ये उनसे अपना कर्जा वापस मांगेगा। जिन देशों को अमेरिका ने कर्ज दे रखा है ना, बहुत कंट्रीज को दे रखा है, कम से कम 30 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने मोटा कर्जा दे रखा है। अभी उनसे कर्जा वापस मांगेगा और वो कंट्री लिटरली भिखमंगे हो जाएंगे। जब ये पूरा कर्जा लेगा, अपना उनसे लेने की पूरी कोशिश करेगा, तो उसमें उसके बाद उन कंट्रीज की हालत खराब होगी। मतलब इतनी की भुखमरी की नौबत आने वाली है बहुत जगहों पर। सो आप कह रहे हैं ओवरऑल इंडिया के लिए ये एक होप का साल है, ग्रोइंग फेज रहेगा, बट अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के लिए तो ये नहीं है, बहुत खराब रहने वाला है। तो सर ऐसे ही आपको कोई प्रिडिक्शन आप बता सकते हैं कि आपको नेपाल जैसा हाल किस और कंट्री का दिख रहा है, कोई आपको विजन आया हो? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत चांसेस दिख रहे हैं। मतलब जो अमेरिका का दक्षिण अमेरिका जो पार्ट बोलते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर चांसेस, जैसे अर्जेंटीना, कोलंबिया, इस जगहों पर चांसेस दिख रहे हैं कि, और मतलब ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जेनजेड जो प्रोसेस हुए हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तो हड़कंप सदा मचा रहेगा। मिडिल ईस्ट में तो कभी शांति वैसे भी नहीं रहनी, वैसे भी नहीं रहनी। पर जो मेजर जो चेंज जो दिख रहा है उस जगह पर कहीं ना कहीं अमेरिका को आंख दिखा रहा है ब्राज़ील, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ब्राज़ील उसी एरिया में ना, सारा दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है। तो दक्षिण अमेरिका का वाले में कहीं ना कहीं अमेरिका, अब ये यूएसए जो मेन है ना, ये दक्षिण अमेरिका को ये कहीं ना कहीं वहाँ पर दंगे भड़काने की फिर कोशिश करेगा। यानी कहीं ना कहीं आप बहुत बुरी खबरें वहाँ पर सुन सकते हैं, जो आप बात करें कि इस तरह का प्रोटेस्ट होने की यस पॉसिबिलिटी वहाँ पर है। ओके सर, जैसे 2025 बहुत हमारा जैसे विनाश काल वाले बात करते हैं तो बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी साल रहा है। सर बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि कल्कि भगवान ने अवतार ले लिया है, क्योंकि इतना विनाश हो गया है, तो कलयुग का भी बिल्कुल अंत ही आ चुका है, घोर कलयुग आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, कल्कि भगवान ने अवतार ले लिया है, वो आ गए हैं, अवतरित हो गए हैं? नहीं, इस बात की तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। कल्कि भगवान का आने का तो अभी नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि 4,32,000 साल जो है कलयुग की उम्र कही गई है, और मुश्किल से भी सिर्फ 5,000 साल बीते हैं। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं समय जल्दी बीत गया है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अभी जो एक्सट्रीम कंडीशन शिव महाभारत के अंतिम समय में बताए गए हैं, कलयुग की जो प्रचंड परिभाषा बताई गई, वैसी एक्सट्रीम कंडीशन अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने बहुत एक्सट्रीम कंडीशन बताई थी, है ना, वो अभी तक नहीं हुई है कि गाय जो है घास की बजाय वो मांस खाने लगी है, वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन बताई गई थी उसमें।
तो वो अभी अभी वो कंडीशन इतनी नहीं खराब हुई है, तो इवन अभी पॉजिटिविटी भी देखने को अभी है मिलती है। पॉजिटिविटी, इतना खराब नहीं है समय, तो ऐसा नहीं लगता कि कल के भगवान अभी तुरंत आ रहे हैं। पर ये जरूर है, शंभाला में मैंने मैंने हमारे 2 मेंबर्स के साथ हमने एस्ट्रल ट्रेवल करके देखा। शंभाला जो एरिया है, जो ऊर्जा का शंग्रीला जिसे कहते जी। हैं, ऊर्जा का एक विराट स्थान है तिब्बत के आसपास के एरिया में, वहाँ बहुत हलचल चल रही है, बहुत बड़ी हलचल हो रही है वहाँ पर। इस वहाँ वक्त इस वक्त बहुत बड़ी हलचल चल रही है। आने वाले समय को देखते हुए जो जो शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, यानी जो अवेकनिंग का समय है ना, एक तरीके से ये देव दानव संग्राम का समय है। अभी तक हमने दानव का समय देखा, मतलब एक तरीके से गंदे वाला नेगेटिव समय देखा। थोड़ा राइज अब करेगा, पॉजिटिविटी वाला समय थोड़ा राइज करेगा। ये ऐसा नहीं कि वो दानव शांत होकर बैठ जाएंगे, वो फिर अटैक करेंगे। तो ये जो पुश एंड पुल है ना, ये कांस्टेंट चलती रहेगी, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ रहेगी। ये हमारी मतलब जो 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 प्रेडिक्शन है कि ओवरऑल ग्रोथ तो डेफिनेटली रहेगी। वहां कुछ दिख रहा है होता हुआ, कुछ ऐसी हरकतें जैसे एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। वो तैयारी ऐसा तो नहीं था कि कल की भगवान के आने की है, बट ये जरूर है कि दिव्य आत्माएं अलग अलग जगह पर जन्म ले चुकी हैं, अलग अलग जगह। मुझे बताया गया, जितना मुझे वहां से इंफॉर्मेशन आई है, 144 144 एक नंबर आया कि ये ऐसी आत्माएं जिनका जन्म 95 के आसपास हुआ था, उन आत्माओं को इस समय एक दूसरे से मिलाया जाएगा, ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, और ये ग्रुप ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ को मेंटेन करने में सहायता करेगा। यानी कि अवेकनिंग पर काम किया जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नए लोग, पुराने जो उस समय लोग पैदा हुए, अब वो लगभग 30 साल के हो चुके होंगे, जो 95 में पैदा होंगे, ये लोग इस समय में इन सब को अलग अलग जगहों पर इनको जन्म दिया गया था, मतलब अलग अलग लोग पैदा किए गए थे। एक ग्रुप था, ये सोल का ग्रुप था। ये लोग मिलाएंगे, आपस में मिलाकर, और उनको तैयार किया गया है पीछे से, उनको पहले से तैयार किया गया है धरती पर। इस समय आने पर तुम्हें अपना प्रचंड रूप दिखाना है, अपनी पावर दिखानी है, और अलग अलग लेवल पर जो धरती का डायमेंशन जो डाउनफॉल में जाएगा उसको उठाने का प्रयास करना है। इसमें से कुछ हैं साइंटिस्ट, कुछ हैं रूलर्स, कुछ हैं आर्टिस्ट, कुछ हैं वॉरियर्स। मतलब आप देखोगे कि सडनली, मैंने बोला ना 2026 में नए नए चेहरे एकदम सामने आएंगे। ये उनमें से वो चेहरे होंगे जिनको उस समय में, मतलब वो लोग पैदा किया गया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अवेकन लोग थे। ये अब अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे, और 2026 में और नए लोगों को मतलब जन्म दिया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है। इनको बोलते हैं स्टार सीड्स। स्टार सीड मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट हायर प्लैनेट से लाए गए हैं इस धरती पर, अलग अलग जगह उनको जन्म दिया जाता है। समय जब इनका आता है, जब ये थोड़े बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, तब ये मिलकर एक ग्रुप में काम करते हैं और धरती की चेतना को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके। तो ये काम अभी भी चल रहा है। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था, आपने बताया था कि 200 प्लस दूसरी Yes. दुनिया की Yes. आत्माओं ने जन्म ले लिया धरती यस पर। यस, तो उनका एक पर्टिकुलर एक पर्पस है। एक पर्पस है। वो सब मिलके एक ही ग्रुप के लिए, एक ही चीज के लिए काम करती हैं कि इस पृथ्वी की चेतना को बढ़ाया कैसे। मैंने बताया वो एक सोल की अलग अलग टाइप की सोल्स होती हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। उसमें कुछ रूलर सोल होती हैं जो राजनीति में अपना 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 बेस बनाती हैं। कुछ वॉरियर सोल होती हैं जो लड़ाई के दम पर अपना बेस बनाती हैं। जो आपने कहा ना कल्कि, मतलब कल्कि उस रूप में अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल्कि के समझो ये कल्कि का ही ओवरऑल ये जो कर रहे हैं, जो कल्कि भगवान करने वाले हैं, ये अभी छोटे लेवल पर वही किया जा रहा है। सर, आप इन स्टार सीड से मिले हैं, ऐसी सोल से मिले हैं जिन्होंने Yes. जो दूसरी दुनिया की हैं? यस, मेरी एक सोल, एक लेडी का हमने PLR किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। वो प्लेडियस करके, प्लेडियन सोल है, वो प्लेडियन करके एक ग्रह है, वहाँ से उसका अपना पास्ट लाइफ देखा तो उसको प्लेडियंस पे पाया। उसने कहा कि वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है, और वो लेडी जो है ना पुणे की रहने वाली है। अब मैं नाम अभी नहीं ओपन में बोलूँगा क्योंकि वो बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं फिर उनके, तो वो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन वो प्लेडियन से आई हैं और वो एक पावरफुल हीलर हैं। मतलब उनको वो उसने बताया कि जब मैं अपने जब उन्होंने पास्ट लाइफ देखा तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने प्लैनेट पर थी तो मुझे ये बोला गया कि नीले ग्रह पर यानी पृथ्वी पर एक ट्रांजिशन समय चल रहा है, आत्माओं को जगाने की जरूरत है, आत्माओं को अवेकन करने की जरूरत है, विल यू गो देयर, ऐसा करके पूछा गया। और कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया जिन्होंने अपना अप्रूवल दिया। तो उनमें से एक वो आत्मा है, मैं उसका नाम अभी प्रिया बोल रहा हूं। तो मान लो प्रिया को चुना गया इस काम के लिए कि तुम्हें जाकर धरती पर जन्म लेना है।
आज उनकी एज मेरे ख्याल से मतलब मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ 35 के आसपास होगी, तो उनका जन्म कब हुआ होगा और अब वो मैच्योरली आकर अपना काम करें। ऐसी ऐसी अनेक आत्माओं को यहाँ उतारा गया है, जिसमें एंड्रोमेडन सोल्स कह जाते हैं, एक सीरियन सोल बोलते हैं, SIRIAN। एंड्रोमेडन मीन्स वो एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आई हैं वो, एंड्रोमेडा। तो यानी उसमें ऐसे, अब जाहिर सी बात है इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहें कि हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं और जन्म नहीं है, ये तो पॉसिबल है नहीं। जन्म तो है, जीवन तो है, डेफिनेटली है, पर हर जगह पर ऐसे ही फिजिकल हमारे जैसे लोग रहते हैं ये जरूरी नहीं है। बहुत जगह पर हायर सोल्स भी रहती हैं जो केवल स्पिरिचुअल रियम में रहती हैं, तो वो भी ऐसी जगहें भी हैं। तो वहाँ से कुछ सोल्स को यहाँ उतारा गया, क्योंकि धरती इस समय एक जैसे मान लो हम अपनी धरती पे बात करते हैं, आप सुनते हो जैसे किसी जगह पर बाढ़ आई है, वहाँ हालत ख़राब है, तो कई बार हम एज ए NGO हम भी अपने लोगों को भेजते हैं, जाओ वहाँ पे लोगों की सहायता करो, है ना। हम लोग खुद भी जाके कभी सहायता करते हैं। अभी अफ्रीका में बहुत से लोग जाते हैं। यानी हमारी ही धरती पर एक जगह है जहाँ पर ओवरऑल लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब है हमसे, तो हम सब मिल के उनकी हेल्प करते हैं। ठीक वैसे ही जब धरती के लेवल पर यही सेम काम ग्लोबल लेवल पर भी होता है कि धरती की हालत ख़राब है, तो अलग अलग जगहों से पावरफुल सोल्स को यहाँ भेजा जाता है नेगेटिविटी को हटाने के लिए और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। सर आप ऐसा कह सकते हैं क्या हम कि जो 1995 की जो जितने भी बर्थ हुए हैं उनमें से मोस्टली लोग दूसरी दुनिया के हैं, या सारे तो नहीं कह सकते, कुछ लोग? यस, कुछ लोग हैं, सिलेक्टेड हैं, सबकी बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन यस, बट वो दूसरी दुनिया से आए हैं डेफिनेटली। तो सर क्या मून प्लैनेट पर भी कुछ लोग रहते हैं? मून प्लेनेट पर लोग रहते हैं ऐसा नहीं है, यस, एनर्जी बीइंग्स हैं वहां पर। खाली पूरा प्लेनेट पड़ा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी बीइंग्स है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो जैसे चंद्रलोक करके है, हम सुनते हैं ना, क्या चंद्रलोक बिल्कुल मैथोलॉजिकल है, क्या बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर? ऐसा नहीं है। चंद्रमा वहां है, लेकिन वो उस रूप में फिजिकली ऐसे दिखेंगे ऐसा नहीं है वो उस रूप में, तो उनका अपना एक लोक है। लेकिन बहुत सारे जो एस्ट्रल बीइंग्स हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं सटल बीइंग्स या एस्ट्रल बीइंग की बात करते हैं, तो ये लोग भी हैं, ये लोग भी प्रेजेंट हैं वहां पर। जैसे सूर्य लोक भी एक सुनने में तो आया ना, शनि का भी एक लोक है। आखिर होगा तो कहाँ होगा? अब शनि लोक, शनि ग्रह से अलग किसी दूसरी जगह पर तो होगा नहीं। इस बात की पूरी चांसेस हैं कि वहीं पर ही होगा। सर आपने इन लोक के बींग्स को देखा है जिस भी फॉर्म में वो रहते हैं? कभी आपने कनेक्ट? जैसे अगर मैं बात शनिदेव की कहूँ, तो शनिदेव तो हैं ही, कम से कम मैं वहाँ के बाकी बींग्स को मैं तो नहीं जानता, पर शनिदेव की ऊर्जा से मैंने कनेक्ट करके लास्ट टाइम प्रेडिक्शन दिए थे, तो इनकी ऊर्जा से कनेक्ट किया जा सकता है, प्रेडिक्शन लिए जा सकते हैं। Okay. अभी भी हमने सूर्यदेव की ऊर्जा से कनेक्ट किया, ब्लेसिंग्स मिली, आशीर्वाद मिला, और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से कुछ बताई गई। ओके सर, अभी शंबाला की आपने बात करी है कि आप PLR के थ्रू आपने देखा शंबाला, एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू। सर आप बताएंगे कि ऑडियंस भी जानना चाहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ, शंबाला दिखता कैसे है और वहाँ पर आप क्या लोग पाए जाते हैं, क्या देखा है आपने वहाँ? देखो, शंबाला का जो अनुभव है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम एकदम अलग से। पहली बात, इसकी जो तैयारी ही हमारे लिए हिला देने वाली थी सारी। हमें बोला गया था इतनी पावरफुल एनर्जी में जोन में प्रवेश करने के लिए तुम्हें काफ़ी समय तक खुद को एकदम प्योर रख के, खान पान पे पूरा कंट्रोल करके, कुछ दिन तक लगातार अपने आप को शुद्ध करके तब तैयार करना पड़ेगा, तब जा, क्योंकि वहाँ किसी प्योरेस्ट सोल कोई एंट्री है, सामान्य आत्मा वहाँ जा ही नहीं सकती। तो हम 3 लोगों ने प्रयास किया था, और खूब कम से कम 2 से 3 हफ्ते तो हमें लगातार खान पान पे पूरा कंट्रोल रखते हुए, कि किसी भी तरह का मतलब नमक मिर्च मसाला, बहुत तीखी वीखी चीज़ें एकदम वो अवॉइड करते हुए, फिर एक समय रात के समय बैठे और जाप के दौरान हमने प्रार्थना करी कि हम देखना चाहते हैं, शंबाला पहुंचना चाहते हैं। गुरुदेव के आगे प्रार्थना करी और सारे डिवाइन बींग्स को कनेक्ट किया, सारे दिव्य शक्तियों के आगे नमस्कार किया, उनसे परमिशन मांगी, तब वो दिव्य अनुभव जो है वो हुआ कि शरीर से बाहर निकलेगा। तो शरीर से बाहर तो पहले भी निकलते हैं, लेकिन ये जो अनुभव था ये बहुत दिव्यता से भरा हुआ था, क्योंकि जब तक हम यहाँ से बाहर निकले यहाँ तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही शंबाला की तरफ प्रवेश किया, मतलब जाने के लिए मन में इंटेंशन डाली, कि वहाँ को ऐसा तो है नहीं आप किसी प्लेन में बैठ कर जा रहे हो, मन में इंटेंशन डालते कि मुझे शंबाला जाना है, मुझे उस पवित्र नगरी में प्रवेश करना है। यहाँ हम सोच रहे हैं और विद इन सेकेंड हम अपने आप को शंबाला के गेट के बाहर पा रहे हैं। और वहाँ जो दिव्यता है, वहाँ जो मतलब गेट की ही जो ऊर्जा है ना, मान लो जैसे वेलकम टू ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप उस गेट में ही इतनी लाइट, इतनी ब्राइटनेस है वहाँ पर, उसकी चमक ही सामान्य आंखों को तो वहीं मतलब चकाचौंध कर दे वो। उस दिव्यता में हम लोगों ने हाथ पैर जोड़कर परमिशन लेकर, अपने गुरुदेव की कृपा से, मेरे गुरुदेव साथ थे उनके कारण, लेकिन वो गुप्त रूप में साथ थे, बिल्कुल प्रत्यक्ष तो नहीं सामने आए वो,
लेकिन हमने जब प्रवेश किया तो ऐसी दिव्य स्थान, ऐसी दिव्य नगरी, मतलब उसकी एक झलक मात्र भी दिमाग को चकाचौंध कर दे, हिला के रख दे पूरा। जितना हम स्वर्ग में कल्पना कर सकते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दिव्य है वो स्थान। तो एक झरना तक हमने देखा, उस झरने से जो मतलब पानी बह रहा है ना, वो कह रहे हैं कि ये अमृत टपक रहा है, ये सामान्य सा, और बिल्कुल सामान्य रूप से ऐसे बह रहा है। और अनेक आत्माएं वहाँ से हमने देखा कि वो मतलब वो उस अमृत को पीकर एकदम डीपली सेटिस्फाई हो रही है, उनकी सारी वूंड्स हील होती चली जा रही हैं, ऐसा उसमें दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सब आत्माएं जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर इन सब की वो डीप स्पिरिचुअल हीलिंग यहाँ पर घटित होती है। फिर उन्होंने एक दो जगह और हमें दिखाई, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसके भीतर कुछ विशेष क्रिया चल रही थी। हमने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर ये प्लानिंग करते हैं इस ब्रह्मांड की, इस धरती के ऊपर जो भी नेगेटिविटी का अटैक या जो भी कुछ होता है ना, ये सारी प्लानिंग यहाँ पर चलते हैं। सारी दिव्य शक्ति यहाँ पर बैठी हुई हैं जो प्लान करती हैं इस धरती को कैसे सेफ रखा जाए और कैसे यहाँ की ऊर्जा को बढ़ाया जाए। तो सारी दिव्य से दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद थी। कुछ लोगों के तो मतलब लिटरली जो आँख के ऊपर जो तेज था ना, यहाँ पे ऐसे तेज ब्राइट मोती जैसा चमक रहा था, हम लोग देख के हैरान थे। हमने तो सबके आगे मतलब दंडवत प्रणाम कि भाई ये तो इतनी हस्तियों के सामने हमारी तो औकात ही क्या है, हम अपने आप को कुछ मान ही नहीं रहे थे। लेकिन गुरुदेव उनकी जो हमें वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि तुम ये मत समझो कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। हमें तो हमारे लिए पहली बार ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ये मत समझो तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम यहाँ पहले से जुड़े रहे हो। फिर उन्होंने एक जगह पर लेकर गए जहाँ पर एक मतलब एक जैसे बड़ा सा ग्लास टाइप का कुछ बना हुआ था, उसमें उन्होंने विजन्स दिखाए कि यहाँ तुम्हारे पास सारा, जैसे तुम्हारे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तुम्हारी आत्मा के सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, जिसको हम अपना, जिसको जहाँ पर हम ये मानते हैं कि हर एक आत्मा का जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो उस जगह पर पड़ा हुआ है। तो शंभाला ओवरऑल एक ऐसी जगह है जो दिव्य लोकों से जुड़ी हुई है। वहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो सारे ब्रह्मांड के अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है। मतलब इस धरती के रेम से बाहर निकलने के, धरती से पर होकर भी ये जगह धरती की नहीं है, ये वहाँ से बाहर निकलने की जगह है, वहाँ से एग्जिट गेट है एक तरीके का, और सारी दिव्य शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं इस धरती की। तो बहुत ही गजब का वो अनुभव था, पर वहाँ बिना प्योरिटी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत सारी वार्निंग दी गई, बहुत सारी बातों के ऊपर क्रॉस कर दिया गया और कहा कि तुम्हारे दिमाग से हम डिलीट कर रहे हैं। हम जब तक बाहर आए तो अनुभव तो बहुत सारे थे, लेकिन जितना याद रहा मैं उतना ही याद रख पाया। मुझे लगता है मुश्किल से 5% मुझे याद रहा होगा, 95% डिलीटेड, वो बाहर आते ही क्लीन कर दिया गया। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपके साथ है कि वो कुछ दिव्य एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा दिव्य था, बहुत ज़्यादा। तो मैं प्रार्थना करूँगा अपने आप को, अगर हम प्योर रख के प्रार्थना करें तो जरूर रास्ते खोले जा सकते हैं। और ऐसी जगह धरती पर होकर भी, वो धरती की तो नहीं लगती, किसी भी एंगल से नहीं लगती, पर यस ये मौजूद है कि हमारी दिव्यता का प्रमाण है कि धरती पर रहकर ऐसी आत्माएं भी हैं जो वहाँ हो सकती हैं। और वहाँ से जो मतलब गुरु तत्व सबसे ज़्यादा प्रधान है। मैंने देखा कि वहाँ गुरुओं का इतना सम्मान हो रहा है, और वहाँ से ही जैसे एलियन टाइप के लोग हैं ना, वैसे भी लोग वहाँ पर नजर आ रहे थे जो हमें एलियन दिखते हैं, कि उनके चेहरे डिफरेंट हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट है। हालांकि मैं ऐसे बिल्कुल क्लियर कट 3D में नहीं देख पा रहा था, ये नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिख रहा था सारा, लेकिन एनर्जी नजर आ रही थी कि व्यक्ति नॉर्मल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जिन आत्माओं को जैसे हम कभी सीरियल में उनके चेहरे दिखते हैं ऐसे, और चारों तरफ एक ग्लो जैसा दिखता है ना, वैसा ग्लो तो एक एक प्राणी पर है। वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच ही नहीं पा रहा जो नॉर्मल हो। तो दिव्य आत्माएं हैं और दिव्य प्लानिंग चल रही है आत्माओं की, हम सब की ग्रोथ की प्लानिंग वहाँ पर हो रही है। तो ये ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो जो उसका, और वहाँ पर एक ऐसी फ्रेग्रेंस थी, उन्होंने कहा कि इसकी केवल इसकी थोड़ी सी देर की सुगंधी जो है ना, तुम्हारी आत्मा को अंदर तक खुशबू से भर देगी। और वो लिटरली वो रहा, उस चीज़ का जो अनुभव है वो। सर अभी आपने दिव्य आत्माओं की बात करी है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपने किसी योगी से आप मिले हो, कनेक्ट करा हो, जो हजारों सालों से इस धरती पर हो? एक बार हिमालय की में एस्ट्रल ट्रैवल करके हमारी सोल से हमने देखा था, तो महायोगी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ भी मैंने शंभाला की बात करी, यहाँ तो थे ही थे, क्योंकि यहाँ पर तो उम्र का हिसाब ही नहीं है। वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम वहाँ पर थोड़ी देर और रुके ना, उन्होंने कुछ बताया कि यहाँ की जो टाइमिंग है वो धरती की टाइमिंग से डिफरेंट है। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो बाहर जाके धरती के अंदर तो सालों बीत चुके होंगे। तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी हमें वापस भेजा। लेकिन जो आप योगियों की बात कर रहे हो, ऐसे योगियों की, यस हिमालय में ऐसे योगी थे, एक ऐसी दिव्य आत्मा से मिले थे जिनके ऑरा में ब्लू शेड थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान शिव के बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, या वो शिव के ही अवतार हों, मैं ये
क्लियर नहीं जान नहीं पाया उनके बारे में, लेकिन उस दिव्य आभा से भरे हुए उनकी जो उम्र लगे, उन्होंने बताया कि मेरी उम्र करीब करीब 800 साल है। मतलब अगर मैं धरती के हिसाब से कहूँ, लेकिन मैं सदा यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं मरने के बाद भी यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। ऐसे और दिव्य संदेश बहुत सारे मतलब ऐसे और बहुत सारे अन्य साधु भी थे, पर सबसे मिलना पॉसिबल नहीं था। जिनसे मिला मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके। महाअवतार बाबा जी और उनके साथ की जो पूरी टीम है, लाहड़ी महाशय जी, ये सब तो शंभाला में मौजूद हैं ही हैं। अच्छा, 100% आपने मौजूद देखा है। उनको वहाँ? बिल्कुल मौजूद है, वहाँ की ऊर्जा मौजूद है उनकी। वहाँ पर भी उनकी एक ऊर्जा का एक पॉइंट अलग बना हुआ है। ऐसा उनकी उनकी एनर्जी का एक पॉइंट वहाँ पर अलग बना हुआ है। तो कुछ चीज़ों पर मैं भूल गया, सच बताऊँ तो जितना मुझे याद है उतना बता दिया। ओके ओके। उनके ही और ग्रुप में परमहंस योगानंद जी हैं और उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी हैं, बिल्कुल। तो वो सभी का ये ही। सब का इनका पूरा एक क्लस्टर है वहाँ पर, एक पूरी टीम है इनकी। ऐसी मेरे जो परमहंस सदगुरु जी हैं, उनका एक पूरा एक डायमेंशन है वहाँ पर। तो परमहंस जो कैटेगरी के संत होते हैं वो डिफरेंट हैं, और इसके अलावा बाकी संत भी हैं, मतलब उनकी भी एक अलग एनर्जी है। है। उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है वहाँ पर। कहाँ पर एनर्जी बैलेंस की जा रही है, उनको सबकी चिंता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे ब्रह्मांड की, मतलब दे आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग एंड एवरीबडी। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो हमारी बुद्धि से बिल्कुल पार थी। उस गैलेक्सी में ऐसा, उसमें जो हम अपनी भाषा में इंटरप्रेट कर पा रहे थे, उनकी भाषा में तो वो चीज़ें ही अलग थी। मतलब उनके लिए गैलेक्सीज की बातें करना ऐसा था जैसे बस अपने हम अड़ोसी पड़ोस की बातें करते हैं ना, वो ऐसी बातें कर रहे थे। उस गैलेक्सी में ऐसा, उस गैलेक्सी में ऐसा, जैसे लग रहा है बस अभी 1 मिनट में वहाँ पहुँचाया जाए। मतलब जहाँ तक लग रहा है जैसे टाइम ट्रैवल उनके लिए बिल्कुल एक बच्चों का खेल है, पर हमारे लिए तो बहुत कुछ था। चलो थोड़ा सा ही सही, जितना अनुभव रहा मैंने शेयर लेकिन बहुत किया। अच्छी बात है कि आपने ये इतना दिव्य एक्सपीरियंस कर लिया। आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि सर हम तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो जिस तरीके से आप बताया, काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। राइट। ओके सर, हमने प्रिडिक्शंस की बात कर ली है, अपने 2026 के बारे में आपने एक पॉजिटिविटी दे दी है सबको, जैसे 2025 में सब डर गए थे। सर आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा है, मुझे बहुत कुछ नया आपने जो बताया दिवाली के बारे में, आपने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हैं मुझे, एंड होप मुझे खुद मिल गई है, क्योंकि 2025 का जब हमने पॉडकास्ट करा था प्रिडिक्शन का, मैं खुद डर गई थी घर जाके कि क्या होने वाला है, जो कि हम सब ने देखा, जो सच में जो सच हुई थी आपकी प्रिडिक्शंस। एंड आई एम श्योर ये प्रिडिक्शंस आपकी सब सच होंगी, जब आपने बताया कि होप एक दिखने वाली है, हम सभी के लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। थैंक यू सर पॉडकास्ट में आने के लिए, ऐसे ही हम और पॉडकास्ट लाते रहेंगे। एंड आप लास्ट में ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहें अगर? देखो, अवेकनिंग का समय है, पूरा प्रयास करें, सनातन जागे तो हम भी जागें। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ सुबह का जब जब सूर्य का ही समय आ रहा है तो 1 घंटा हम अपनी आत्मा के लिए दें, क्योंकि आत्मा का दूसरा रूप है सूर्य। अगर मैं अपनी आत्मा में जाग गया, आज मैं अगर आपको कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैंने कुछ तो अपने अंदर डुबकी लगाई होगी ना, है ना। मेरी अंदर की जो आनंद पाया, उसकी एक झलक मैं आप बाहर दे पा रहा हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो इसका मतलब ये है कि सबके अंदर वो अपार खजाना मौजूद है। और वो खजाना कहाँ है? हमारी आत्मा में। अंदर एक डुबकी लगनी चाहिए, वो हमारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिस व्यक्ति की जड़ें गहरी होंगी ना, वो छोटी मोटी चीज़ों से डगमगाएगा नहीं। इसलिए अगर चाहते हैं कि जीवन में बहुत ऊंचा चढ़ना, तो पहले अपनी जड़ों को गहरा करना। ये समय है जड़ों को गहरा करने का, तभी आप ऊपर चढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साल आप सभी के लिए बेहतरीन हो। दिवाली के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और 2026 के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में जो ये हमने छोटे छोटे टिप्स दी हैं, जरूर उनको फॉलो करें। हमारा देश भी ग्रो करे और आप भी ग्रो करें। इसके लिए सभी के लिए धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।